देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया स्क्रीन शेयर। हाँ मैम। तो हम लोग का परमुटेशन जो है, परमुटेशन जो है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया था। ठीक है, जो भी बाकी था हम लोगों ने कर लिया था। सर्कुलर परमुटेशन भी किया। हाँ, एक पॉइंट बाकी रह गया, वो भी बताते हैं। सर्कुलर परमुटेशन का ही एक छोटा सा पॉइंट बाकी है कि अगर नेकलेस या गार्लैंड वाला हो तो उसमें क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, बताते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन ही पढ़ेंगे हम लोग। इसमें पहले फॉर्मूला लिखवा देते हैं, फॉर्मूला क्या, फिर हम फॉर्मूला को समझाते हैं। नंबर ऑफ वेज of arrangement of different form good morning Darshan. Good morning, ma'am. Good morning Tushar. Good morning, ma'am. Different form of necklace or garlands is half of n minus 1 factorial ये होता है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने सर्कुलर परमुटेशन का तो देखा था ना कि सर्कुलर परमुटेशन होने पे जितना भी टोटल हमारा नंबर ऑफ थिंग्स होता है उसमें परमुटेशन हमें करना है n माइनस 1 फैक्टोरियल। मतलब देखो, ये जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अगर तीन लोग जो है, तीन तीन यहाँ पर, ये वाला नहीं, जो मैंने नॉर्मल एग्जांपल दिया था वो दिखाते हैं। ये देखो, तीन दोस्त को बैठना है। ठीक है, तो सर्कुलर वे में अगर बैठना है तो आंसर होता है कि टोटल दो ऑप्शन होता है, क्योंकि फर्स्ट वाले के पास एक ही ऑप्शन होता है, कहीं पर भी बैठ जाए। थर्ड वाले के पास जो है एक ऑप्शन बचता है, और जो मिडिल वाला है उसी के पास दो ऑप्शन होता है। और फॉर्मूला हम लोग का इस तरीके से हुआ था। गुड मॉर्निंग अश्मिता। गुड मॉर्निंग मैम। तो ये देखो, ये एक्चुअली फॉर्मूला n माइनस 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, n माइनस 1 परमुटेशन ऑफ n माइनस 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हम लोगों ने सीखा था ना कि n p n का मतलब n फैक्टोरियल होता है। सेम तरीके से n माइनस 1 p n माइनस 1 का मतलब भी ये होगा। तो जो भी हो, अब ये जो गार्लैंड वाला है, तो गार्लैंड भी ऐसे सर्कुलर होता है, मतलब माला। ठीक है, गार्लैंड का मतलब क्या होता है, माला। नेकलेस का मतलब हार पहनने वाला। ठीक है, तो वो भी ऐसे सर्कुलर होगा। तो उसमें भी तो n माइनस 1 फैक्टोरियल ही होना चाहिए था, लेकिन उसमें एक हाफ भी आ गया है। ठीक है, फॉर्मूले में। तो देखो, वैसे तो फॉर्मूला याद रख सकते हो, हाफ इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें हाफ क्यों किया गया उसका हम लॉजिक बता रहे। जैसे मान लो ये एक नेकलेस है फॉर एग्जाम्पल, और इसमें मान लो तीन बीड्स लगे हुए। बीड्स यानी कि हम मोती का बात कर रहे हैं। ठीक है, एक मान लो ब्लू कलर का मोती या पर्ल जो भी बोलो लगा हुआ है, एक येलो कलर का, ठीक है, और ये वाला एक रेड बना लेते ताकि दिखे तुम लोग को। ठीक है, ये तीन तरह का मोती लगा हुआ है, और इस नेकलेस को अगर कोई पहन रहा है, ठीक है, तो देखो कैसे होगा। मान लो ये गले में हार पहनना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, ये रहा नेकलेस। ठीक है, अब ये कैसे दिखेगा, अगर जैसा है वैसा पहनते हैं तो यहाँ पर ये ब्लू वाला मोती आ जाएगा, फिर ये पीले वाला मोती आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये रेड वाला मोती आ जाएगा। ये एक पहनने का तरीका हो सकता है। दूसरा और एक तरीके से इस हार को पहना जा सकता है। कैसे बोलो तो, दूसरा और एक तरीका है कि अगर हम लोग हार को फ्लिप कर दे। फ्लिप करने का मतलब अगर हम लोग हार को घुमा दे। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हार को घुमा दे। जैसे चूड़ी होता है ना, चूड़ी को भी देखो ना, किधर से भी पहनो बात तो एक ही है ना। मतलब अगर देख, चूड़ी के लिए बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, मतलब बैंगल्स का बात कर रहे हैं, वो भी देखो
मतलब कैसे भी उसको हम लोग वेयर क्यों ना करें, कैसे भी उसको हम लोग क्यों ना पहने, वो हम लोग का एक ही जैसा दिखेगा। तो यहाँ पर भी देखो, अगर हम लोग इस माला को घुमा लेते हैं, फ्लिप कर लेते हैं, तो फिर क्या सिचुएशन होगा, हम ड्रॉ करके दिखाने का कोशिश करें। देखो बीच वाला मोती तो अपनी जगह पर ही रहेगा, अगर हम लोग इसको उल्टा कर लेते हैं, फ्लिप कर लेते हैं, तो रेड इधर आ जाएगा और ये ब्लू जो है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग का ये बेसिकली ये ऐसे पहनो या ऐसे पहनो बात बराबर है। ठीक है, हो सकता है कि ये मोती इधर है, ये मोती इधर है, लेकिन बात तो बराबर है। हम लोगों ने नेकलेस पहन लिया, इसमें कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है। एक हम लोग बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जैसे अगर हम लोग इस तरीके से पहन गए, ठीक है, जैसे हम लोग इस तरीके से पहन रहे, तो उस केस में देखो क्लॉकवाइज क्या है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी का कांटा जिधर घूम रहा है उसके बेसिस पे। तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज देखें तो सबसे पहले ऐसे हम दिखा रहे, घड़ी का कांटा ऐसे घूम रहा है, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करके दिखा रहे। तो इसमें क्लॉकवाइज कैसे हुआ, पहले आ जाता है रेड, फिर येलो, फिर ब्लू, ये हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा, और अगर हम लोग इस माला को यहाँ पर दिखाते, देखो अगर हम लोगों ने ऐसे पहना है तो वो माला को हम लोगों ने कैसे पकड़ा होगा, ठीक है, ऐसे पकड़ा होगा इधर, ये वाला, उसके बाद ये तो बीच में ही रहेगा, जो बीच में इधर होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका क्लॉकवाइज कौन सा है, इसका क्लॉकवाइज है हम लोग का पहले ये वाला ब्लू, पीले वाला तो बीच में ही रह रहा है, तो उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। और ये देखो, अब इसका अगर एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, इसी का ये जो पहनने का तरीका है, इसका अगर एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तो कैसा होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का कांटा जैसे घूम रहा है उसके ऑपोजिट, तो ऐसे करके घड़ी का कांटा घूमता है। हम लोग अगर इसका ऑपोजिट देखते हैं तो सबसे पहले इधर ब्लू को लिखेंगे, ठीक है, फिर पीला वाला तो बीच में आएगा और इधर वाला रेड वाला इधर चला जाएगा। और इसका एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो, इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा, जस्ट ऑपोजिट हमें देखना है, तो पीले वाला तो बीच में रहेगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, देखो ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे घड़ी का कांटा घूमता है, ऐसे घुमाना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज में ये आ जाएगा हम लोग का रेड वाला, ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, फिर पीला वाला, फिर ये ब्लू वाला। ठीक है, तो एक चीज देखो, इसका जो क्लॉकवाइज है ये इसके एंटी क्लॉकवाइज से मैच होता है, और इसका जो क्लॉकवाइज है इसके एंटी क्लॉकवाइज से मैच होता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग इस तरीके से हार को पहन रहे हैं तो फिर जैसे देखो हम लोगों ने ऐसे पकड़ा हार को और ऐसे पहना, ऐसे पकड़ा और गले में डाल दिया, ठीक है, तो फिर अगर ऐसे पहनते हैं तो क्लॉकवाइज ऐसे जाता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाता है। और अगर हार को घुमा दिया, फ्लिप कर दिया, हार को ऐसे घुमा दिया, तो ये रेड वाला मोती इधर आ गया, येलो तो अपनी जगह पे बीच में है तो उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ब्लू इधर रह रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हार को अगर गले में पहन रहे हैं तो ये ऐसे दिखेगा। तो एक चीज देखो, इसका क्लॉकवाइज जो है ये उसके एंटी क्लॉकवाइज से मैच हो रहा है, मतलब बात एक ही है। अगर हम लोग बोल रहे हैं हम लोग हार को ऐसे पहन रहे हैं तो क्लॉकवाइज ऐसा है तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसा है, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसा है तो क्लॉकवाइज ऐसा है। ठीक है, अब इससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ऐसे पहनो या ऐसे पहनो बात तो बराबर है, मतलब पहनने का तरीका एक ही है। अब किसी भी एक तरीके से ही पहनेंगे, ठीक है, अगर ऐसे पहन लेते हैं तो क्लॉकवाइज दिस वन, एंटी क्लॉकवाइज दिस वन, और अगर ऐसे पहन लेते हैं क्लॉकवाइज दिस वन, एंटी क्लॉकवाइज दिस वन, यानी दोनों चीजों को एक ही बोला जाए, क्योंकि एक हार को हम लोग एक ही तरीके से पहन सकते हैं, दो तरीके से थोड़ी ना पहन सकते, मतलब एट ए टाइम में। ठीक है, या तो ऐसे पहनेंगे या तो ऐसे पहनेंगे। ठीक है, तो दोनों बात एक है। अब देखो यहाँ डेफिनेशन में समझ में आएगा क्या लिखा है, डायरेक्ट डेफिनेशन दिखाने से तो समझ में आएगा नहीं। जैसे देखो यहाँ पर ये नेकलेस वाले में क्या लिखा है, इन फॉर्मिंग ए नेकलेस, अगर हम लोग एक नेकलेस बना रहे हैं या फिर एक माला गार्लैंड, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि किसी भी एक तरीके से पहनने से उसका क्लॉकवाइज जो होगा दूसरे तरीके का एंटी क्लॉकवाइज से वो मैच हो जाता है। ठीक है, ये चीज बोलना चाह रहा है ये डेफिनेशन। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है देखो,
बिकॉज वी कैन सिंपली टर्न इट टू ओवर, मतलब हम बोल रहे हैं ना उसको घुमा देना, फ्लिप कर देना, टर्न इट टू ओवर सो दैट क्लॉकवाइज बिकम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर हम लोग घुमा देते हैं हार को, अगर हम लोग इस हार को घुमा के पहनते हैं तो हमारे लिए जो एंटी क्लॉकवाइज है वो इस सेटिंग में क्लॉकवाइज हो जाएगा। वही मैंने मैचिंग करके यहाँ पर दिखाया, देखो इस पैटर्न में पहनने से जो मुझे क्लॉकवाइज लग रहा है वही दूसरे पैटर्न का एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बराबर हुआ, इधर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बराबर हुआ। तो फॉर्मूला क्या कैलकुलेट किया गया है, देखो फॉर्मूला बोला है hence the number of necklaces formed with n beads, अगर n नंबर ऑफ बीड्स है, जैसे यहाँ पर ये सब बीड्स है, ठीक है, बीड्स यानी जो मोती बोल सकते हो, यहाँ पर n है हम लोग का 3, अगर 3 बीड से हम लोग का नेकलेस बना हुआ है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर का, देखो मैंने भी डिफरेंट डिफरेंट कलर का ही बना दिया है, ठीक है, तो फिर हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो हाफ इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी आंसर हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 यानी 1। ठीक है, मतलब इस हार को पहनने का एक ही तरीका है, एट ए टाइम एक ही तरीके से पहनेंगे। अगर ऐसे पहन रहे हैं तो क्लॉकवाइज ऐसे देखने में लगेगा, और देखो ये एंटी, अगर दूसरे तरीके से पहनते तो उसके एंटी क्लॉकवाइज से मैच होता, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसमें बराबर है। और अगर हार को ऐसे पहन लेते हैं, ठीक है, ऐसे पहनते हैं, तो फिर ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो वही चीज बोल रहा है कि हम लोग का यहाँ पर किसी भी एक तरीके से अगर हम लोग हार को पहनते हैं तो दूसरे तरीके का क्लॉकवाइज के साथ पहले तरीके का एंटी क्लॉकवाइज मैच होता है, या फिर ऑपोजिटली बोलो तो अगर पहले तरीके के एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तो दूसरे तरीके का क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग सेम होता है। ठीक है, इसीलिए इस अरेंजमेंट को आधा कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसे पहनो या ऐसे पहनो बात बराबर है, इसीलिए इसको हाफ से डिवाइड किया जाता है। अब ये सर्कुलर टेबल के केस में हम लोग हाफ से क्यों नहीं डिवाइड कर सक रहे थे, क्योंकि कभी भी टेबल को हम लोग फ्लिप नहीं कर सकते, टेबल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, माला या हार को हम लोग घुमा के पहन सकते, टेबल को थोड़ी ना घुमा सकेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है, टेबल को कैसे घुमाए, बीट्स को घुमाया जा सकता है, टेबल में बैठे हुए इंसानों को कैसे घुमाए, वो तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसमें ये हाफ वाला कंडीशन नहीं आता है। ठीक है, और वैसे भी ह्यूमन बीइंग जो है वो अलग अलग होते हैं, तो बात तो बराबर होता नहीं, जैसे यहाँ मोती भले कलर अलग अलग हो लेकिन है तो एक ही माले में लगा हुआ, और ये सभी मोती है, ठीक है, और वहां पर ह्यूमन बीइंग अलग अलग है। दूसरा बात है कभी भी टेबल को फ्लिप नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो हार है या माला है उसको फ्लिप किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यही बोलना चाह रहा है, फ्लिप करके पहनो या सीधा पहनो, कोई भी एक तरीका हमारे लिए, अगर ये तरीका अगर सीधा है तो ये उसको फ्लिप करने से आएगा, या फिर ऐसे पकड़े हैं तो उलट देने से ऐसे होगा। तो बोल रहा है कि दोनों बात सेम है, क्योंकि हम लोग किसी एक ही तरीके से पहनने वाले हैं। ठीक है, दोनों बात सेम है, तो इसीलिए यहाँ पर हाफ इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। तो ये वाला फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है, ठीक है, ये बात। अच्छा, अब इस पे एक ही क्वेश्चन था, वो भी हम करवा देते थे, बाकी ये सारे चीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 ये नहीं किया था, ठीक है, ये करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5B का, यहाँ पर बोला है कि if 50 different jewels can be said to form a necklace then the number of ways, बस इतना ही पूछा, इससे ज्यादा इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो अगर हम लोग के पास 50 अलग अलग ज्वेल्स है जिससे एक नेकलेस बना हुआ है, तो कितने तरीके से वो नेकलेस बन सकता है, बोलो क्या आंसर होगा, कौन सा वाला आंसर होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, हाफ इंटू 50 माइनस 1 फैक्टोरियल, बस फॉर्मूले में तुम लोग को लगाना है 49 फैक्टोरियल, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, हो गया, बस परमुटेशन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, और ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन कर ही लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है, पहले हम समझाते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। यहाँ पर हेडिंग करते हैं कॉम्बिनेशन। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में जो डिफरेंस है, कॉम्बिनेशन का मतलब है ओनली सिलेक्ट, सिर्फ सिलेक्ट करना, एंड ऑर्डर नॉट मैटर, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले तो समझ में आएगा,
यहाँ पर लिखते हैं इन हाउ मेनी ways we have to select 3 persons out of 4 persons A, B, C, D। ठीक है, 4 लोग हैं, 4 लोगों से हमें कोई भी 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो कितने सारे यहाँ पर सिलेक्शन होंगे? जैसे तुम लोग परमुटेशन बताते हैं ना, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, वैसे बताओ कि यहाँ पर क्या क्या होगा। नाम बताओ, क्या क्या नाम होगा? जैसे मान लो 4 लोग हैं, 3 लोगों का, सॉरी यहाँ पर मैंने कितना लिखा है, हाँ 4 लोग हैं, 4 में से 3 लोगों का टीम बनाना है। जैसे कभी गेम खेले हो बचपन में या अभी भी अगर खेलते हो तो गेम में टीम नहीं बनता है, क्रिकेट में टीम बनता है, कितने प्लेयर होते हैं, सभी थोड़ी ना सिलेक्ट होते हैं खेलने के लिए। तो क्रिकेट में होता है, फुटबॉल में होता है, हॉकी में, सारे सारे गेम्स में होते हैं, सिलेक्ट करके टीम बनाना पड़ता है। या कोई भी काम टीम वर्क करना चाहते हो तो काफी सारे लोगों में से कुछ लोगों को जो है टीम के लिए चुना जाता है। तो बोलो यहाँ पर टीम कैसा बनेगा? अगर एक टीम में मैक्सिमम 3 लोग रह सकते हैं तो क्या क्या टीम बन सकता है, ये पूछे। टीम मेंबर्स का नाम। ABC हो सकता है। हाँ, ABC और ACD, ACD, ठीक है, ABD, ABD, ठीक है, BCD, BCD, ठीक है। क्या और होगा देख लो, क्या और कोई मतलब टीम बन सकता है? एक टीम में ABC रह सकते हैं, या फिर ऐसा एक टीम बन सकता है जिसमें ACD रह सकते हैं, या फिर ऐसा एक टीम बन सकता है जिसमें BCD रह सकते हैं, या फिर ऐसा टीम बन सकता है जिसमें ABD रह सकते हैं। और तो मुझे नहीं लगता है कोई और टीम बन सकता है। अच्छा अब बोलो, अगर हम ऐसा लिखते हैं BCA, तो हम टीम बना रहे हैं, ABC टीम ऑलरेडी लिखा है, अब हम टीम मेंबर का नाम लिख रहे हैं BCA, तो क्या ये कोई अलग चीज लिखा मैंने? मतलब क्या ये 5th नंबर टीम बनेगा, या फिर ये इसके ये और ये एक ही बात है? एक ही बात मैम है। एक ही बात है। एक ही बात है, क्योंकि हम लोग टीम बना रहे हैं। ठीक है, हम लोग टीम में किसी को पोजीशन नहीं दे रहे हैं, हम लोग टीम बना रहे हैं। तो टीम बना रहे हैं तो ABC को सिलेक्ट किया, या BCA, नाम कैसे भी लिखो, ठीक है। जैसे अभी अभी जो है T20 गया, ठीक है, तो वहां पर भी तो प्लेयर लोगों को सिलेक्ट किया गया था ना। तो अब जितने भी प्लेयर थे उनको कैसे भी नाम में लिखो ना, ऑर्डर थोड़ी ना मैटर करता है, जितने लोगों को लिया गया है उनका नाम जैसे दिया जाएगा, ठीक है, वैसे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं ABC, BAC, या फिर CAB, या फिर CBA, ठीक है। तो और क्या हो सकता है, ACB, ठीक है, BCA। अच्छा, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये जो है, ये नाम जो लिखा है और हम लोगों ने ये जो लिखा है, ये तीनों चीज सेम है। ठीक है, मतलब ये जो सिलेक्शन है इसको ऐसे लिखो या 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 फिर ऐसे लिखो, बात बराबर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लोग का बात बराबर है। ठीक है, क्योंकि हम लोग टीम में मेंबर को सिलेक्ट करें, तो एक बार जब 3 मेंबर का नाम लिख दिया, एक है A, एक है B, एक है C, दोबारा से BAC लिखने से थोड़ी ना टीम बदल जाएगा, टीम तो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर इसको ही, इसका मतलब कितना सारा हम लोग का तरीका होगा, 4 लोगों में से 3 लोगों को लेके टीम बनाने का 4 तरीका हो सकता है। अब इस चीज को हम तुम लोग को फॉर्मूले में दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी फॉर्मूले में एन और आर का यूज होगा, और एन और आर का कंसेप्ट जो परमुटेशन में था यहाँ भी वही है। तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स और नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट ए टाइम, नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट ए टाइम।
तो इस क्वेश्चन में मुझे बोलो n कितना है, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन बनाया ना इसमें n कितना है और r कितना है। N4 है और R3 है। N4 है R3 है, सही है। देखो N4 है क्योंकि चार में से कोई भी तीन लोगों को लेना पड़ेगा। अब हम लोग जैसे परमुटेशन लिखते थे वैसे यहाँ कॉम्बिनेशन लिखेंगे, दैट इज 4C3। ठीक है, क्या लिखना है 4C3। जैसे ये तो मैंने लिख दिया, यहाँ पर फॉर्मूला होता है NCR। NCR का फॉर्मूला कैसे होता है, एक बार मैंने एक क्वेश्चन में तुम लोग को दिखाया भी था, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू 1/r फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 1/r फैक्टोरियल ऐसे होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, और एक तरीके से भी लिख सकते हो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं NPR डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। दोनों में से कोई भी एक तरीके से लिखा जा सकता है, जैसा लिखना चाहो। बाकी हम एक दूसरा शॉर्टकट बताएंगे जिसके थ्रू से ही हमें करना है, जिससे जल्दी होगा, लेकिन ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, अब देखो ये और ये एक ही चीज है, वो कैसे पता चलेगा वो भी प्रूफ करके दिखा देते हैं। जैसे कि देखो एनपीआर, अभी तक तो तुम लोग एनपीआर पढ़ रहे हो, तो एनपीआर को कैसे लिखा जाता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो हम लोग इसी को तो यूज करके अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। और मैंने फॉर्मूले में डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल लगाया है, तो यहाँ पर r फैक्टोरियल होगा। तो n फैक्टोरियल जैसे मैथ्स में होता है कैलकुलेशन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू 1/r फैक्टोरियल। तो ये देखो ये फॉर्मूला मतलब ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा स्प्लिट करोगे तो मुझे ये वाला आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो एक ही बात है, तुम लोग इसको ऐसे लिखो या ऐसे, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। इसको अगर हम लोग थोड़ा इलाबोरेट वे में देखते हैं तो इसको कैलकुलेट करके ये निकल के आता है, लेकिन हम इसका भी शॉर्टकट बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। अब इस चीज को अगर हम लोग इस फॉर्मूले में देते हैं तो हम लोग का आंसर कितना आना चाहिए, जो यहाँ पर प्रैक्टिकली दिख रहा है 4, उतना ही आना चाहिए। तो देखते हैं, अब हम जो है ज्यादा ये वाला यूज करते हैं, तो हम ये यूज कर रहे हैं, एनपीआर करके नहीं कर रहे, मुझे ये ज्यादा याद रहता है। 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 1/r फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल। ठीक है, करते करते याद हो जाएगा, जैसे परम्यूटेशन हुआ था 1 फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल। तो आंसर हो गया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 बेस। ये देखो आंसर निकल गया 4 बेस। ठीक है, चार तरीके से हम लोग 3 को बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये r फैक्टोरियल डिवाइड क्यों होता है वो हम तुम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्यों r फैक्टोरियल डिवाइड होता है। ठीक है, तो उसका लॉजिक बता देते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली कॉम्बिनेशंस का पूरा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा और हम तुम लोग को डेप्थ में बता देते हैं, तो उसके लिए हम 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं समझाने के लिए और कुछ नहीं, ये फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 4 member select for the post of president, secretary, एंड ट्रेजरर। ऐसा एक क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन तुम लोगों ने किया भी था। ट्रेजरर, और यहाँ पर इन, और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज आउट ऑफ 4 persons 3 are selected for for making a team for in how many ways out of 4 persons 3 are selected for making a team। ठीक है, तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं जो
4 है वो है A B C D। यहाँ पर भी जो 4 है वो है A B C D। ठीक है, हमें ये A B C D में से सिलेक्ट करके टीम बनाना है। तो ये चीज तो अभी अभी तुम लोगों ने किया, तो हम खुद ही लिख देते हैं। देखो, या तो हम लोग A B C को लेके टीम बना सकते हैं, या फिर हम लोग A C D। देखो इसमें लिखने का जो रूल्स है वो कैसे होता है, पहले A B C लिख लो, ठीक है, फिर A को फिक्स रखो, ठीक है, B C को हटाओ। जैसे ये देखो A B C लिखा, अब A B D लिखो, ऐसे करके लिखो तो गलत नहीं होगा, या फिर A C D कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, हम A B D लिख रहे हैं तो फिर गलत नहीं होगा। A B C A B D A C D। ठीक है, A C D। और क्या हो सकता है, ए बी सी कर दिया, ए सी डी कर दिया, और क्या होगा, बी सी डी, है ना, बी सी डी। ये 4 जो है हो सकता है। देखो ये यही तुम लोगों ने भी बोला था, लेकिन अलग तरीके से। ए सी डी बोला था, ए बी डी बोला था। हाँ ठीक है, सेम ही बोला है। ठीक है, नाम आगे पीछे होने से कुछ नहीं होगा, ये हो गया। तो हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि 4 वेज है, एन 4 है और आर 3 है। और अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 4C3 कैलकुलेट करके हम लोग का 4 आंसर आया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। बोल रहे इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 4 मेंबर्स सिलेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। इसमें मेरा आंसर क्या होगा, तुम लोग जैसा चाहो कर सकते हो। देखो लिखना तो पॉसिबल है क्या, अगर है तो लिख के देखो। पॉसिबल मुझे नहीं लगता इतना सारा डेटा लिख पाओगे। पहले मुझे बोलो कि ये तो मैंने कॉम्बिनेशन लगाया, क्या इसमें भी कॉम्बिनेशन लगेगा, पहले ये मुझे कंफर्म करो। मैम नहीं लगेगा, इसमें परमुटेशन लगेगा। हाँ, इसमें परमुटेशन लगेगा क्योंकि हम लोग लोगों को पोस्ट दे रहे हैं। अगर मैंने, देखो मैंने यहाँ पर पोस्ट लिख दिया प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। ठीक है, तो मैंने लिखा ए बी सी। ठीक है, अब दोबारा से अगर हम लोग लिख रहे हैं ए सी बी, तो क्या बात बराबर है। यहाँ पर ए बी सी का मतलब ए को प्रेसिडेंट, बी को सेक्रेटरी, सी को ट्रेजरर बनाए। और सेकेंड वाले सिचुएशन में ए को प्रेसिडेंट, सी को सेक्रेटरी, बी को ट्रेजरर बनाए। तो क्या दोनों बात एक ही है, क्या नहीं मैम। दोनों नहीं, अलग है। नहीं है। तो ऑर्डर मैटर कर रहा है यहाँ पर, ऑर्डर मैटर कर रहा है। ठीक है, ऑर्डर मैटर कर रहा है, बट यहाँ पर ऑर्डर नॉट मैटर। ठीक है, सिलेक्शन दोनों में करना है, यहाँ ऑर्डर मैटर करता है तो ही परमुटेशन होता है, जो हम लोग लास्ट कुछ क्लास से पढ़ रहे हैं। और ऑर्डर नहीं मैटर करता है तो वो कॉम्बिनेशन होता है। अब परमुटेशन होगा तो इसका आंसर भी मुझे बता दो। परमुटेशन तो तुम लोग को पता है क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर एन और आर क्या होगा, खुद से सोच के मुझे आंसर बताओ कितना होगा। मैम 24 होगा आंसर। हाँ 24 होगा। एन हम लोग का हो जाएगा 4 और आर है 3, 4P3। 24। अच्छा, और यहाँ पर 4 हो रहा है आंसर। ठीक है, तो ये जो 4 आ रहा है ये हम लोग का जैसे आया है, देखो ये हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, इससे हम समझा पाएंगे क्यों हम लोग का ऐसे आंसर होता है। 4P3 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4P3/3 फैक्टोरियल। ये 4C3 को हम लोग लिख सकते हैं ना इस फॉर्मूले में, 4P3/3 फैक्टोरियल। मतलब परमुटेशन हमें यहाँ भी करना है, लेकिन डिवाइडेड बाय आर कर देना है। ठीक है, तो 4P3 कितना होगा, 4 फैक्टोरियल, 4 - 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 4 × 3 फैक्टोरियल 1 × 3 फैक्टोरियल। ये हो गया मेरा 4 आंसर। ठीक है, 4 वेज। तो ये पहले भी आया था, लेकिन हम, मुझे ये लिख के दिखाने का लॉजिक हम बता रहे हैं। देखो ये ऊपर कितना आ रहा है ना, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 24 आ रहा है। 4 फैक्टोरियल 24 आ रहा है और 3 फैक्टोरियल 6 आ रहा है। ठीक है, तो जाके 4 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ये 24 आया, इसको हम लोगों ने डिवाइडेड बाय 6 क्यों किया वो हम समझाना चाहते हैं। देखो पहला बात है कि ये जो हम लोगों ने एबीसी को लिया है, तुम लोग बता सकते हो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर में सिर्फ 3 अगर एबीसी को लिखते हैं, एक बार डी को अवॉइड कर रहे हैं, अगर एबीसी से ही हम लोग परमुटेशन बनाना चाहते हैं तो कितना सारा बनेगा, बता सकते हो, बताना तो चाहिए। 3 लेटर का मैंने सिखाया, अगर 3% 6 होगा। ठीक है, क्या क्या होगा, एक होगा एबीसी, एसीबी, और हो जाएगा हम लोग का बीसीए, और हो जाएगा बीए
सी, ठीक है, बी ए सी। हम एक काम करते हैं, इसके नीचे ही लिख देते ताकि तुम लोग को समझने में आसान हो। एन और आर को हम नीचे शिफ्ट कर दें, ठीक है, और हो जाएगा बी ए सी, सी बी ए, सी ए बी, ऐसे करके ए बी सी से कितना सारा हुआ, ए बी सी से ऐसे करके 6 होगा, ठीक है, ए बी सी से ऐसे करके 6 होगा, एबीसी से ऐसे करके 6 होगा। इस तरीके से हर एक 3 से हमारा 24 कैसे हो रहा है, जैसे एबीसी लिया तो 6 परमुटेशन बना। सेम तरीके से जब बीसीडी लोगे तो अगेन 6 परमुटेशन बनेगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग ए सी और डी लेते हैं तो फिर से 6 परमुटेशन बनेगा, ठीक है। और क्या बचा हम लोग का, देखो एक परमुटेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं, ए बी सी को लेके, ठीक है, एबीसी का 6 तरीके का होगा। और क्या कर सकते हैं, ए बी डी से कर सकते हैं, उसमें भी 6 तरीके का होगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, बी सी डी, उसमें भी 6 तरीके का होगा। और क्या होगा, और एक 6 तरीका, तब ना होगा 6 6 12 और 4 बार 6 यानी 24। और एक क्या होगा बोलो, और एक क्या कॉम्बिनेशन होगा, मतलब क्या क्या सिलेक्शन होगा, एक तो ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी, और क्या होगा ए, बोलो, ए सी ACD टी। इससे 6 कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना रहे, ठीक है, यहाँ पर जब कॉम्बिनेशन बना रहे तो तुम लोग देखो, जब हम लोगों ने एबीसी लिया तो वहां पर ये जो 6 है, ये देखो यहाँ पर तो 6 बनाना, 6 में से इस केस में एबीसी, एसीबी, बीसीए, बीएसी, सीबीए, सीएबी, ये सारे बात इस केस में क्या है, सेम है। क्योंकि हम तो यहाँ एबीसी को चाहे तो इतने तरीके से लिख सकते, लेकिन वो इररेलीवेंट है, क्यों, क्योंकि मेरा एबीसी का मतलब ही बाकी इस सब मतलब से बराबर होता है। तो यहाँ पर 6 में से कितना मेरा हट जा रहा है, जब हम कॉम्बिनेशन पे चले जा रहे हैं तो 6 में से मेरा यहाँ पर कितना सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ जो 6 है इसमें से मेरा इधर कितना आएगा, बोलो, नहीं समझ में आएगा। हम ये कह रहे हैं कि मैम एबीसी एक आएगा। एक आएगा ना, देखो तो ये यहाँ एक आएगा। एबीसी से हम लोग इतना सारा बना सकते हैं, लेकिन इस केस में हमारा ये एबीसी हो या एसीबी हो या बीसीए हो या बीएसी हो या सीबीए हो या सीएबी हो, इस चीज को इस 6 में से किसी भी तरीके से लिखो, बात तो बराबर है, ठीक है। तो यहां से मेरा 1 डिडक्ट होके यहाँ पर मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ मेरा 5 रहेगा, ठीक है। इस तरीके से मेरा हर एक सेट से 5 5 करके हट जा रहा है। सोचो, हम ये जस्ट ये तुम लोग को समझाने का कोशिश कर रहे हैं क्यों ये मेरा आंसर 4 आ रहा है, वो हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। मैम तो 6 4 जा 24, इसीलिए 4 4 बार जाएगा, 6 में 1 जा रहा है तो हाँ, वो तो 4 बार यहाँ पर 24 हुआ है, अब ये कैसे 4 हो रहा है वो बता रहे हैं। तो यहाँ 6 में से एक चला गया 5, फिर यहाँ 6 में से एक इधर चला गया 5, फिर यहाँ 6 में से एक चला गया 5, यहाँ 6 में से एक चला गया 5। मतलब बेसिकली इधर एक एक सेट ही आएगा, एक एक सेट आने से आंसर कितना हो गया 4, ऐसे भी बोल सकते हो। या फिर क्योंकि फॉर्मूले में देखो परमुटेशन का यूज हुआ है, परमुटेशन मेरा 24 हो रहा है, लेकिन जिसमें से मुझे 5 5 5 यहां से एलिमिनेट करते जाना है हर एक सेट से, तो कितना एलिमिनेट हो गया 20, तो बचा कितना 4। बोलो लॉजिक समझ में आया, क्यों डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल फॉर्मूले में किया गया, आर फैक्टोरियल से क्यों किया गया, कैसे 4 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर एक सेट में 6 ऑप्शंस आएंगे, लेकिन यहाँ पर वो 6 ऑप्शंस का मतलब एक ही होता है, तो यहाँ कोई भी एक लेना है, तो यहाँ से हर एक जगह पे एक एक जाएगा तो आंसर 4 होगा, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर परमुटेशन की तरफ से देखो तो 24 में से 20 मेरा एक ही जैसा है, क्योंकि यहाँ का 5 एक जैसा है, 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 तो 4 इंटू 5 20 एक जैसा हो गया, तो आंसर मेरा कॉम्बिनेशन में 4 आता है। बोलो समझ में आया क्यों आंसर 4 आता है, फॉर्मूला तो दिया Yes, है, ma'am. फॉर्मूला यूज करना है, ये लॉजिक है, ठीक है, ये समझने का बात है कि अगर समझना चाहते हो तो इस तरीके से किया गया। अब रहा बात शॉर्टकट का, अब हम लोग शॉर्टकट देखेंगे कि कैसे करके कॉम्बिनेशन के कैलकुलेशन को शॉर्टकट में किया जा सकता है। जैसे कि हम पहले तुम लोग को कॉम्बिनेशन करने के लिए दे रहे हैं 8C3, तुम लोग इसका आंसर बताओ, नॉर्मल जैसे मैंने सिखाया वैसे, और किसी को अगर शॉर्टकट पहले से आता है तो कर सकते हो, लेकिन मुझे इसका आंसर बताओ। हम पहले लॉन्ग वे में दिखाएंगे फिर शॉर्टकट में दिखाएंगे। तो तुम लोग इसको ऐसे करके करो, 8p3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है।
मैम 56 56 हाँ 56 सही है सभी। अब यहाँ पर ना हम मैम, थोड़ा सा 56। लिखें। हाँ 56। यहाँ पर हम लिख के करेंगे, उसका रीजन लिख के क्यों करें, तुम लोगों ने जो भी किया है ठीक है, हम समझाना चाहते हैं इसीलिए लिख के कर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये देखो 3 इंटू 2 6, 6 6 कैंसिल, 56 हो गया। हम इसको कैंसिल आउट नहीं किए, समझाएंगे बोल के। अब हम लोग इसका शॉर्टकट समझेंगे, शॉर्टकट में ये कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, और तुम लोग को यही वाला फॉलो करना है नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। 8C3 इसको कैसे लिखेंगे, मुझे पहले एक चीज बोलो, अगर हम लोग 3 यानी जो आर डेटा है उसका फैक्टोरियल करते हैं तो कितना होगा, 3 का फैक्टोरियल को एलाबोरेट वे में कितना 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 लिखोगे। 3 3 into into 2 2 into 1 हाँ ये पहले लिख दो नीचे, ठीक है। और नीचे जितना सारा फैक्टर्स आएगा ऊपर भी उतने ही सारे फैक्टर्स तक लिखने हैं जो भी फैक्टोरियल है। जैसे कि यहाँ 8 है तो 8 फैक्टोरियल को यहाँ 3 डेटा में लिखना है तो कितने तक लिखोगे, 8 उसके बाद 8 into 7 into 6 ठीक है। अब देखो यहां पर दिख रहा है तुम लोग को ये और ये जो है सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, ये जो फॉर्मूला का यहाँ पर पैटर्न है उसमें हमेशा क्या होता है, ये जो माइनस करके जो आता है ना वो कैंसिल आउट उतने तक हो जाता है। देखो ये जो माइनस करके 5 फैक्टोरियल आया ना तो ऊपर जो है वो उतना तक कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये नीचे का डेटा तो गायब ही हो गया 5 फैक्टोरियल, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। तो ये बचा ये 3, ठीक है, जो कि आर है। तो आर फैक्टोरियल जितना है उतना तक हम लोग इसको लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि आर फैक्टोरियल फॉर्मूले में भी निकल के आता है, ऊपर 8 फैक्टोरियल भी बनता है फॉर्मूले से। तो 8 फैक्टोरियल को हमें कितना तक लिखना है, नीचे जितना सारा फैक्टर्स है ऊपर भी उतने ही सारे फैक्टर्स लिखने हैं, बस उतने ही सारे। और ये कैसे लॉजिकली करेक्ट हो जाता है, देखो ना, ये यहां से यहां तक कट हो जाता है क्योंकि यहाँ जितना माइनस होगा उतने से ऑटोमेटिकली हर एक क्वेश्चन में होगा। तुम लोग किसी भी क्वेश्चन में प्रूफ के लिए और एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो गया मेरा वही 56। तो करना क्या है, यहाँ 8C3 है, 3 और 8 को ध्यान में रखना है। 8 को 8 फैक्टोरियल मानोगे, 3 को 3 फैक्टोरियल मानोगे। 3 फैक्टोरियल पहले लिखोगे, ठीक है, नीचे वाला पहले लिखोगे। जितना सारा फैक्टर्स होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स 3, नंबर ऑफ फैक्टर्स 3, 3 फैक्टर्स है तो ऊपर जो भी फैक्टोरियल रहेगा उसको भी उतने ही सारे फैक्टर से रिप्रेजेंट करोगे, सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन देते हैं उसको भी तुम लोग को शॉर्टकट में ही करके दिखाना है क्योंकि हम लोग सारे क्वेश्चन शॉर्टकट में ही करने वाले हैं। 12C2 बताओ, शॉर्टकट में मुझे बताओ नीचे कितना लिखोगे ऊपर कितना लिखोगे। 2 into 1 12 into 11। 2 इंटू 1 12 इंटू 11 सही है। नीचे 2 इंटू 1 होगा क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 तक जाएगा, और ये 12 इंटू 1 दो बार लिखेंगे, 12 इंटू 11, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 6 और ये हो गया 66। इसको चाहो तो प्रूफ करके देख सकते हो एक बार, ठीक है। और एक ही बात दिखा रहे क्योंकि बार बार प्रूफ का जरूरत नहीं है क्योंकि ये होता है। और ये देखो हम लोग का हो गया 2 फैक्टोरियल, देखो 2 फैक्टोरियल नीचे बच जाता है ना तो 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है। और ये हो गया 12 फैक्टोरियल और ये हो गया मेरा 10 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल। देखो 2 फैक्टोरियल नीचे बच जाएगा। अब ये 12 11 और ये 10 ऑटोमेटिकली 10 तक मेरा कैंसिल आउट होगा। तो नीचे जितना फैक्टर्स बचता है ऊपर भी उतना ही बचता है पूरा कैलकुलेशन करने पे भी। तो बार बार चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, कर सकते हो, ऐसा ही होता है, ठीक है। कर सकते हो नहीं, यही करना है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग शॉर्टकट ही यूज करेंगे जितना भी क्वेश्चन करेंगे। अब थोड़ा हम फॉर्मूले में और जाते हैं, जैसे एक पॉइंट लिखो, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग 0 at a time is, बोलो, मेरे पास टोटल n थिंग्स है उसमें से मुझे 0 चीज टेक ओवर करना है तो उसके फॉर्मूले को कॉम्बिनेशन में कैसे लिखोगे, मतलब n c
क्या लिखोगे बोलो, किस फॉर्मेट में लिखोगे? मेरे पास टोटल n थिंग्स है, उसमें से मुझे 0 चीज लेना है, तो फिर मुझे कैसे लिखना चाहिए? NC0. NC0, ठीक है। अच्छा, अब इसका आंसर कितना होगा बोल सकते हो? जैसे कि हम तुम लोग को एक एग्जांपल दे रहे हैं, तुम लोगों के पास 4 चॉकलेट्स है, ठीक है, तुम लोगों को उसमें से कोई भी चॉकलेट नहीं लेना है, तो उसका आंसर तुम लोग कितने तरीके से दे सकते हो कि मुझे ये चारों चीज नहीं चाहिए, तो उसका आंसर कितना बार दोगे, मतलब क्या बोलोगे? नहीं चाहिए, ठीक है। एक ही मैम तरीके से, एक ही तरीके से बोल सकते हैं, वन वे। और अगर कोई भी डेटा लेके इस पे ट्राई करके देखोगे, आंसर हमारा वन ही आएगा। इसका लॉजिक ये है कि जब मुझे कुछ भी नहीं लेना है, तो मुझे सिर्फ एक बार ना बोलना है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो बोलने का तरीका एक ही होता है, उसका कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। और नेक्स्ट फिर से देखो, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकिंग एन एट ए टाइम इज, ठीक है। अगर हमें जितना चीज है उसमें से सारा ही चीज लेना है, उसका कितना सारा तरीका होता है? पहले यहाँ पर इस तरीके से बताओ, क्या लिखोगे? NCM. NCM हाँ, अब बोलो मुझे, तुम लोग के पास 4 चॉकलेट है, चारों चॉकलेट को ही लेना है, तो तुम लोग उसको कितने तरीके से ले सकते हो? एक जगह पे 4 चॉकलेट है, एक ही चार तरीके से. एक ही तरीके से ले सकते हो, उसमें थोड़ी ना कोई अलग अलग तरह। अगर चारों चीज ही लेना है, जैसे पेन खरीदने गए, 4 पेन पसंद आए, चारों ही लेना है, अब उसको लेने का तरीका ऐसा थोड़ी ना, एक लेके घर चले गए, फिर वापस आए, फिर दूसरा लिया, फिर वापस आए, फिर दूसरा, ऐसा थोड़ी। अब जो भी पसंद है, मुझे अगर 4 चीज पसंद है, 4 पेन पसंद है, तो चारों पेन को एक साथ लेके चले जाएंगे। तो ये कितना तरीका, वन वे। अब इसमें भी तुम लोग लगा के देखोगे कोई भी डेटा, ठीक है, 4C4 5C5 कुछ भी लगा के देखोगे, आंसर वन आएगा। अब क्या ये याद रखना चाहिए? बिल्कुल याद रखना चाहिए, जैसे तुम लोगों ने परमुटेशन पे भी याद रखा था। तो मुझे बोलो तो एनपीएन क्या होता था? तो लास्ट क्लास में तो खत्म हुआ, Factorial. n factorial. एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ठीक है। एनपीएन एन फैक्टोरियल, जैसे ये याद रखा था ना, वैसे इसको याद रखना है। ये एन फैक्टोरियल होता है, ये हम लोग का वन होता है। और NC0 ये हम लोग का वन होता है। वैसे ही हम लोगों ने शायद NP1 पढ़ा था, मुझे जितना लग रहा है, बोल सकते हो NP1 पढ़ा था शायद। कितना होता है बोलो, ये n भी पढ़। factorial. एन होता है, फैक्टोरियल नहीं, एन। Okay. एन होता है। देख लो, जैसे 5P1 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये 5 होता है। NP1 का आंसर तो फैक्टोरियल में नहीं आएगा ना, ठीक है। ये फैक्टोरियल आके इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर फिर लिखना पड़ता है। तो ये हम लोग का, ये दोनों जैसे याद रखे थे, ये दोनों को भी याद रखना है। तो ये दोनों को भी याद रखने का तरीका आसान है। एक टोटल चीजों में से टोटल सारी चीजों को एक्वर करने का तरीका एक ही है। जैसे मैंने पेन वाला एग्जांपल दिया, 3 पेन पसंद आ गया, लेके चले जाओगे, एक ही तरीका है। पेमेंट करोगे, लेके चले जाओगे। और अगर कुछ भी नहीं लेना है, तो उसका भी एक तरीका है, दुकान विजिट करोगे, मतलब गए पेन दुकान में, नहीं पसंद आया, वापस आ गए, एक ही तरीका है इसमें, और कोई अलग अलग तरीका थोड़ी ना होता है। अच्छा, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नहीं, पहले इस पे और एक चीज तुम लोग को बताते, कंप्लीमेंट्री रिलेशन होता है, वो समझाते हैं। देखो, कंप्लीमेंट्री रिलेशन सीखते हैं हम लोग, उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे, तो फिर हमें और बीच में कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखते हैं कंप्लीमेंट्री रिलेशन, जैसे तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना, कंप्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, उसी टाइप का चीज है। लेकिन हाँ, ये इकोनॉमिक्स तो नहीं है। देखो, मान लो तुम लोग के पास ये 5 जो है चॉकलेट या पेन, कुछ भी मान लो, ये 5 चीज है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से सपोज कि 4 आइटम सिलेक्ट करना है, इसमें से 4 आइटम मैंने बोला है सिलेक्ट करना है। मान लो तो इसमें से कोई भी 4 चॉकलेट या फिर पेन, जो भी बोलो, सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो तुम लोग उसमें एन क्या लिखोगे और आर क्या लिखोगे? सिलेक्ट करने बोले हैं तो कॉम्बिनेशन करोगे, तो इसका मतलब NCR होगा। तो मुझे बोलो यहाँ एन कितना होगा, आर कितना होगा? N5 होगा और R4 होगा। हाँ, और इसका आंसर शॉर्टकट तरीके से बताओ, नीचे कितना लिखना है, ऊपर
नीचे 4 है, ऊपर भी 4 जाएगा, पूरा नहीं लिखना है हमें, तभी शॉर्टकट सही हो। तो ये देखो, ये और ये कैंसिल आउट, कितना बचा 5, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर देखो, इसमें से 4 आइटम सिलेक्ट करने का हमारे पास, देखो 4 आइटम क्या क्या होगा पता है, हम लोग ए बी सी डी ले सकते हैं, या फिर ये एक हो गया, ठीक है। दूसरा हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ये देखो हम कलर चेंज करके दिखाते हैं, बी सी डी ई, ये एक हो गया सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट दिखाते हैं ए बी डी ई, ए बी डी ई, ठीक है, ये हो गया थर्ड। फोर्थ दिखाते हैं, ये वाला फोर्थ, ठीक है। तो ए बी सी ई, ए बी सी और ये रहा ई, ठीक है, ये हो गया फोर्थ, ठीक है। और फिफ्थ के लिए ये वाला, ठीक है। फिफ्थ के लिए तो फिफ्थ कौन सा हो जाएगा, आई थिंक ये वाला होगा, बी सी डी ई तो लिया ही था, सी डी ई ए और सी डी ई, ठीक है। ऐसे करके तुम लोग लिख के भी देख सकते हो, ठीक है। कलर यहाँ पर ब्लू ब्लू मैच हो गया, जो भी हो 5 तरीके से हम लोग इसमें से कोई भी 4 आइटम ले सकते हैं, ठीक है। अब 4 आइटम अब जब हम लोग ले रहे हैं तो मतलब हम लोग मान लो इसमें से कोई भी 4 ले रहे हैं, जैसे मान लो ए को हम लोगों ने लिया है कि हाँ भाई मुझे ए वाला पेन चाहिए, बी जो पेन है बी टाइप पेन मुझे चाहिए, मैंने ए पेन को सिलेक्ट किया, बी पेन को सिलेक्ट किया और डी को किया, मान लो डी पेन लिया, और मान लो मैंने ई पेन लिया, ठीक है। ये मैंने अपने हिसाब से पसंद किया कि भाई मुझे ये 4 चीज पसंद है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर क्या क्या आ गया, ए बी डी ई, मैंने ये सिलेक्ट किया। अच्छा, अब इसको हम लोग ऑपोजिटली ये भी तो बोल सकते हैं, मैंने सिलेक्ट किया है ए बी डी ई, तो दैट इज हम लोग इसको ऑपोजिटली ये भी बोल सकते हैं, नॉट सिलेक्ट। हम लोगों ने क्या सिलेक्ट नहीं किया, अगर हम बोल रहे हैं कि मैंने ए बी डी ई सिलेक्ट किया, ये भी जैसे एक आंसर है, तो अगर हम लोग बोल सकते हैं कि मैंने सी सिलेक्ट नहीं किया, तो इससे ये पता चलता है बाकी किसको सिलेक्ट किया। मैंने अगर बोला कि ए बी डी ई सिलेक्ट किया, तो इसका मतलब सी को नहीं किया, या फिर ऑपोजिटली अगर हम बोले कि मैंने सी को सिलेक्ट नहीं किया, इसका मतलब ये इंप्लाइड हो गया कि ए बी डी ई को मैंने सिलेक्ट किया है, तो दोनों का आंसर सेम होगा, उसी को कंप्लीमेंट्री बोलते हैं, हम समझाते हैं। जैसे अगर हम लिख रहे हैं कि आउट ऑफ 5 सिलेक्शन ऑफ 4 आइटम, ठीक है, इस बात का मतलब जो है आउट ऑफ 5 1 item is not selected, इसका मतलब भी सेम है, ठीक है। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 5 में से 4 आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम लोग बोल रहे हैं कि 5 में से हम लोग एक आइटम को नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों बात ही बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर हम आउट ऑफ 5 हम लोग 4 आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं, उस केस में हम लोग इसको लिखते हैं 5C4, ठीक है। और अगर हम बोले कि आउट ऑफ 5 1 आइटम हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर n मेरा हो जाएगा 5 और r मेरा हो जाएगा 4, अभी लिखा भी था मैंने, ठीक है। और यहाँ पर n मेरा कितना हो जाएगा 5, और उसमें से मुझे एक आइटम सिलेक्ट नहीं करना है। अच्छा हाँ, ये तो बात हुआ। अच्छा रुको, इसको और एक तरीके से देखते हैं, एक आइटम सिलेक्ट नहीं किया, ये भी जैसे है, या इसका ये हो गया, दोनों जो है कंप्लीमेंट्री बात हो गया। और एक चीज देखो, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, इसको और एक तरीके से लिखना है, देखो इसको ऐसे लिख रहे हैं, स्लैश लगा के, आउट ऑफ 5 आइटम ओनली 1 आइटम इज सिलेक्ट, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, दोनों बात एक जैसा नहीं है ऑब्वियसली। इसका मतलब है कि 5 में से एक आइटम सिलेक्ट नहीं किया, इसका ही ऑपोजिट मीनिंग, ऑपोजिट नहीं है, जैसे होता है ना एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। हम लोग किसी चीज को ना नहीं बोल के उसको दूसरे तरीके से बोलते हैं ना, वो होता है जैसे वो अच्छा है, ठीक है, वो अच्छा है यानी वो बुरा नहीं है, इस तरीके से। तो वही हो गया कि 5 चीजों को सिलेक्ट, 5 में से 4 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब एक आइटम को सिलेक्ट नहीं करना। अब अगर हम लोग
5 में से एक आइटम सिलेक्ट करते हैं, उसका आंसर और ये आंसर सेम होगा, क्योंकि एक आइटम को सिलेक्ट करना 5 में से एक और 5 में से 4 सिलेक्ट करना कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम लोग 5 में से एक आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो n 5 और r मेरा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 5c1, ठीक है। अब इसमें देखो 5c4 का आंसर कैसे आया था मेरा, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 4 3 2 1, यहाँ पर लिखेंगे 5 4 3 2, तो 4 3 2 4 3 2, ये 5 हो गया। इसका आंसर भी सेम आएगा, ये देखो, ये नीचे 1 हो गया, 1 है फैक्टोरियल 1 तक जाएगा, ये 5 हो गया, 5/1 5 हो गया, तो दोनों आंसर सेम हो गया। इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री रिलेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री रिलेशन बोलते हैं कि 4 आइटम सिलेक्ट करने का मतलब ही तो एक आइटम को सिलेक्ट नहीं करना, तो ऑपोजिटली अगर हम लोग एक ही आइटम को सिलेक्ट करते हैं, यानी 4 आइटम को नहीं कर रहे, मतलब एक तरफ से इधर हाँ है तो इधर ना, इधर ना है तो इधर हाँ, जैसे इसका ऑपोजिट हम लोग ये लिख सकते हैं ना, जब एक आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं कि आउट ऑफ 5, यहाँ पर जैसे 1 आइटम सिलेक्टेड, नॉट 4 आइटम सिलेक्टेड, नॉट 4 आइटम सिलेक्टेड, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग आउट ऑफ 5 में से 4 आइटम सिलेक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि हम लोग एक ही आइटम को सिलेक्ट करें, या फिर आउट ऑफ 5 सिलेक्शन हम लोग 4 सिलेक्ट करें, यानी एक आइटम सिलेक्ट नहीं कर रहे। इस तरीके के चीजों को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री। तो अगर नहीं कर रहे, उसका तो कॉम्बिनेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम लोग जो सिलेक्ट कर रहे उसका जो अगर हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं तो दोनों हम लोग का सेम आंसर देगा, ठीक है। क्योंकि बात एक ही है कि अगर हम लोग 5 में से 4 चीजों को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें जितना तरीका है 5 में से एक चीजों को सिलेक्ट करने का तरीका भी उतना ही है, क्योंकि हम लोग 4 को इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ एक को इग्नोर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो कंप्लीमेंट्री रिलेशन है, इसका फॉर्मूला ऐसे निकल के आया, NCR इक्वल टू होता है NCR -1, ये होता है NCR इक्वल टू NCR -1। तुम लोग को यही याद रखना है, ठीक है। NCR, ये देखो N, ये है C और ये R है, फिर NCR -1, तो देख लो 4 -1 करने से सॉरी N -4 -1 करने से तो नहीं आ रहा, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये मेरा N -R होगा, ये गलत लिख दिया था, N -R होगा। तो ये कैसे आया, ये देखो 5 -4, ठीक है। 5 -4 मतलब 5 में से 4 चीजों को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी एक चीजों को सिलेक्ट कर रहे हैं। 5 में से 4 चीजों को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी एक चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट ओनली 1 आइटम, ठीक है। 5 में से 4 को सिलेक्ट नहीं कर रहा, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 5 में से एक को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होगा। बेसिकली फॉर्मूला ये याद रखना है, NCR इक्वल NCN -R। तो मेरा ये एग्जांपल अगर याद रहेगा तो आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अब हम लोग कंप्लीमेंट्री क्यों करते हैं, कंप्लीमेंट्री में देखो हमारे कैलकुलेशन में काफी आसानी हो जाएगा, अभी क्वेश्चन लेने से समझ में आएगा ये हमें कैसे हेल्प करेगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर, ये कार्ड वाला भी करवाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 3, ये पहले करते हैं। देखो बोला है, एक कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड ऑफ 3 पर्संस आउट ऑफ 12, फाइंड द नंबर ऑफ वेज फॉर्मिंग सच ए कमिटी, ठीक है। ये तो आसान है, चलो ये वाला ले लिया तो करवा देते, उसके बाद नेक्स्ट वाला में ये कंप्लीमेंट्री भी समझ में आएगा। एग्जाम्पल 3 में दिया है हम लोगों को कि एक कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड, एक कमिटी हमें फॉर्म करके देना है 3 लोगों का, आउट ऑफ 12, टोटल 12 लोगों में से 3 लोगों का कमिटी बना के देना है। कितने सारे तरीके से कमिटी बन सकता है, तो बोलो कमिटी में तो मेंबर को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर 12 का मतलब क्या है और 3 का मतलब क्या है, और क्या ये कॉम्बिनेशन लगेगा कि परमुटेशन लगेगा, दोनों बात को समझ के बोलो। 12 N है और 3 R है, तो यहाँ और पर कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि कमिटी में लोगों को सिलेक्ट करना है, कोई पोस्ट थोड़ी ना देना है कि उसमें रैंकिंग होगा कि भाई ये पोस्ट इसको दे देते हैं या फिर ये पोस्ट उसको दे देते हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है, पोस्ट तो बोला नहीं है। तो सिर्फ कमिटी में लोगों का सिलेक्शन करना है। तो अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिखोगे, नीचे हो जाएगा 3 to 1, ठीक है। ऊपर भी 3 फैक्टर्स हमें लिखना है, 12 11 और 10, ये होगी, ठीक है। आंसर हो जाएगा 220 वेज, और ये लिख के दिखाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 220 डेटा लिखना मामूली बात नहीं है, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखेंगे, पहले एग्जाम्पल 4 बोल रहा है एक कमिटी ऑफ 7 मेंबर्स इज टू बी चूजन फ्रॉम 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 4 इकोनॉमिस्ट एंड 5 कॉस्ट अकाउंटेंट। हमें 7 लोगों का कमिटी बनाना है, जिसमें कितने लोगों से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, बोला है 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट में से, 4 इकोनॉमिस्ट में से और 5 कॉस्ट अकाउंटेंट में से लोगों को सिलेक्ट करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? इफ in committee there must be at least one member from each group and at least 3 chartered accountants। बोला है कि कमिटी ऐसा बनना चाहिए, क्या रेस्ट्रिक्शन है, कमिटी ऐसा बनना चाहिए कि वहां पर कम से कम एक मेंबर एक मेंबर जो है हर एक ग्रुप से, मतलब कम से कम एक सीए, एक इकोनॉमिस्ट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, ऐसा जरूर हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने 6 सीए ले लिए, ठीक है, और एक कॉस्ट अकाउंटेंट ले लिया, 7 लोग हो गए, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक तरीके के लोग एक एक होने चाहिए एंड एटलीस्ट 3 सीए होने चाहिए। तो सीए तो 3 होने चाहिए, कम से कम 3, 3 से ज्यादा भी हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट बात का मतलब क्या होता है, कम से कम 3। जैसे मान लो एग्जाम में तुम लोग को इंडिविजुअली सब्जेक्ट में कितना लाना पड़ेगा, जैसे कि मान लो हम नॉर्मली कंसेप्ट ले रहे हैं, जैसे जब तुम लोग बचपन से एग्जाम देते हो तो 100 आउट ऑफ कितना लाना पड़ता है, 30, ठीक है, हम अभी अभी का बात नहीं करें, 100 आउट ऑफ 30, तो एटलीस्ट 30 तो लाना ही है अगर दूसरे क्लास में जाना है एक सब्जेक्ट में, ठीक है। अगर इससे ज्यादा लाते हो तो थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है, अच्छा ही बात है, ठीक है। वैसे ये एटलीस्ट का मतलब है कम से कम इतना, इससे ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि कमिटी कितने तरीके का बनेगा। हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के देते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखो सीए टोटल कितने हैं, 6 लोग हैं, इकोनॉमिस्ट जो है वो टोटल 4 है, और कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो टोटल 5 है, ठीक है। हमें सिलेक्ट करना है एक टीम में मैक्सिमम 7 लोगों को, इससे ज्यादा लोगों को हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, और उसके साथ हमें और एक कंडीशन भी दे दिया है कि कम से कम 3 सीए होना चाहिए, ठीक है, और कम से कम 3 सीए होना चाहिए और हर एक ग्रुप से एक एक मेंबर होना ही चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन 1, ठीक है, पहला ऑप्शन कि बोलो यहाँ पर हम लोग मतलब देखो हम बताते कैसे लिखना चाहिए, एक हम बताते नहीं तो तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो बोलो अगर हम पहले यहाँ पर तुम लोग को एक एक करके कॉम्बिनेशन बना के दिखाते हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ से ले लेते हैं, मुझे यहाँ देखो बोला है कि मैक्सिमम मुझे मिनिमम मुझे 3 सीए लेना पड़ेगा, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। अगर 3 सीए ले रहे हैं तो 7 लोग बनाने के लिए मुझे इकोनॉमिस्ट और कॉस्ट अकाउंटेंट से कितने कितने लोग लेने पड़ेंगे? 2 लेने पड़ेंगे दोनों से। हाँ, ये देखो यहाँ से 3 ले लिया, 4 5 6 7, ये एक हो सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ऐसा भी तो हो सकता है, दूसरा 3 ऑप्शन, 3 1। हाँ 3 3 और 1, ये भी हो सकता है, 3 3 और 1, ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन 3 और क्या हो सकता है, 3 1 3। 3 1 3, हाँ ये भी हो सकता है, 3 1 3, और क्या हो सकता है, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट लिया, एटलीस्ट 3 बोला है, उससे ज्यादा भी तो ले सकते हैं। तो एक बार 4 लेके देखते हैं, अगर 4 सीए ले रहे हैं तो इधर से कितना कितना लेना पड़ेगा, 2 और 2 1। 1। 2 1 कर लो। अच्छा, और एक भी हो जाएगा, और एक तरीके से भी होगा, जस्ट इसका 4 ऑपोजिट। 1 2। हाँ 4 1 2, ठीक है। अच्छा, और भी हो जाएगा, ऑप्शन 6, ठीक है। तो 5 ले लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम तो 5 6 1 चार्टर्ड 1। है। हाँ 5 1 1 5 6 7। अच्छा, और ऑप्शन 7 बोलो, ऑप्शन 7 होगा? जैसे कि अगर हम लोग 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं ले होगा। लेते हैं, नहीं होगा, क्योंकि फिर एक ही, या तो इधर से एक ले लो या फिर इधर से एक ले लो, लेकिन कोई एक तो 0 हो जाएगा। अगर ये लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अगर इधर 0 लेंगे तो इधर 1 हो जाएगा, लेकिन वो तो अलाउड नहीं है ना, क्योंकि हमें बोला है हर एक तरीके के एक एक पर्सन होने ही चाहिए, ठीक है। और सीए जो है वो 3, कम से कम 3, 3 से ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इस पे बेस्ड करके हम लोगों ने आंसर्स निकाला है। अब रहा इसका कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अब देखो 6 में से 3 सीए को सिलेक्ट करना है, तो कैसे करोगे, क्या लिखोगे बोलो?
6C3। इसको हम लोग लिखेंगे, हम ऐसे कवर कर देते हैं 6C3, ठीक है। और 4 इकोनॉमिस्ट से 2 इकोनॉमिस्ट को लेना है, तो क्या लिखेंगे 4C2, और ये वाला लिखेंगे 5C2, ठीक है। सेम तरीके से इसको क्या लिखेंगे 6C3, इसको क्या लिखोगे 4C3। यहां से देख देख के लिखना है बस, और कुछ नहीं। टोटल में से आउट ऑफ कितना ले रहे हैं, ये हो गया 4, नहीं सॉरी 4 लिख दिया मैंने, 5C1, 5C1। ठीक। ये हो जाएगा 6C3, 4C1, 5C3, ठीक है। बस देखते जाओ हम ठीक लिख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इतना सारा लिखते लिखते बाई चांस गलत दिखते तो 6C, नहीं गलत लिख दिया, 4C2, 5C1, 6C4, इसको लिखेंगे 4C1, 5C2, 6C5, 4C1, 5C1। अच्छा, अब ये सारे जो सिलेक्शन है एक एक ऑप्शन में, क्या ये कंबाइनली होने चाहिए या फिर ये और ऑप्शन है कि ये ले ले या फिर ये ले ले या फिर ये ले ले, ये सारी चीज कंबाइनली होने चाहिए या और ऑप्शन, और है कि एंड? कंबाइंड Combined होना होने चाहिए। हम तो कंबाइंड फिर होना चाहिए। तो फिर क्या मल्टीप्लाई होगा। ऑपरेटर मल्टीप्लाई होगा, तो ये सबके बीच में लगाओ मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकालना है, तो आंसर किस चीज का निकालना है, ऑब्वियसली ये 3 चीजों का, ठीक है। ये तो हम लोग समझने के लिए 3 2 2 लिखे हैं, ठीक है। तो इसको तुम लोग अलग से भी लिख सकते हो, और एक चीज होता है करते करते प्रैक्टिस हो जाता है, तो ये लिखने का जरूरत भी नहीं होता है। अभी मैंने इसको कवर कर दिया ताकि हमारे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, अच्छा पहले मुझे बोलो 6C3, ठीक है, 6C3 इसका कंप्लीमेंट्री करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देखो कंप्लीमेंट्री कैसे होगा, सीधा सा बात है, इधर अगर 5C4 है उसका कंप्लीमेंट्री हो जाएगा 5C1, मतलब 4 को सिलेक्ट करने का मतलब 1 को नहीं करना, बस इतना याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो 6 में से 3 को सिलेक्ट करने का मतलब 3 को नहीं करना, तो इसका कंप्लीमेंट्री भी तो 6C3 होगा, तो वो लिख के कोई फायदा नहीं है, तो हम इसको 6C3 लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर ये 4C2 है, 4 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने का मतलब है कि 2 लोगों को नहीं करना, तो इसका कंप्लीमेंट्री भी एज इट इज रहेगा। और 5 में से 2 लोगों को सिलेक्ट किया है, तो ये हम लोग का कंप्लीमेंट्री 3 हो जाएगा। देखो नीचे डेटा जितना कम होगा, हम ये बताना चाह रहे हैं, ये जो वैल्यूज है ये जितने कम होंगे हमारे कैलकुलेशन उतने आसान होंगे। तो अगर हम इसको कंप्लीमेंट्री करते हैं तो भी मेरा 6C3 रहेगा, इसको कंप्लीमेंट्री करते हैं तो भी मेरा 4C2 रहेगा, इसको कंप्लीमेंट्री करोगे तो 5C3 हो जाएगा, और नीचे अगर 3 आ जाएगा तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जहां कंप्लीमेंट्री जरूरत है वही करो, जहां नहीं जरूरत है वहां मत करो, मतलब इसको हम अलग से ऐसे लिख लिए। अब इसका कैलकुलेशन करके हम दिखा देते हैं, अब तुम लोग को और भी क्लियरली समझ में आएगा नेक्स्ट जब हम लोग इधर आएंगे। तो ये हो गया 6 into, यहाँ पर पहले 3 2 1, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 6 5 और 4, 2 into 1, और ये हो गया 4 into 3 into 2 into 1, और ये हो गया 5 into 4, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, तो हम ना कैंसिल आउट नहीं कर रहे, नहीं तो शायद तुम लोग को समझ में ना आए, ना दिखे, ठीक है। तो ये हम ऐसे इस पेन से कर रहे हैं, ये क्योंकि हटा दिया जाता है, हटा सकते हैं ना, ये देखो ये 6 और 6 कैंसिल आउट, ये 2 2 4 4 कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पर बच रहा है मेरा 5 into 4 into 3, 5 into 4, देख लो कितना आ रहा है, हम अपना लिख रहे हैं, तुम लोग अपने साथ मेरा मैच कर लेना, ठीक है, कि मेरा सही है कि नहीं है। इसका आंसर कितना आ रहा है तुम लोग मुझे बताओ, मेरा आ रहा है 1200, और 1200 ही आना चाहिए, ठीक है। 1200 तुम लोग का आया है, इसका सोल्यूशन करके देख, बोलो 1200 आ गया। मैंने जस्ट इसको इधर लिखा है लाइन बाय हाँ लाइन, मैम और आ कुछ गया नहीं। 1200। हाँ मैम आ 1200, रहा है।
1200 आना चाहिए। 6C3 को 6C3 ही लिखेंगे क्योंकि कंप्लीमेंट्री करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन 4C3 को कंप्लीमेंट्री करो। 4C3 का मतलब होता है 4 में से 3 चीजों को सिलेक्ट करना। तो कितने 4C1 चीजों 4C1 होगा। ठीक है, 4C1 करके क्या फायदा होगा अभी देखने से ही पता चलेगा। कैलकुलेशन में नीचे एक बार लिखना है, 3 वाला लिखोगे तो क्या आंसर नहीं आएगा? आएगा। क्यों? कंप्लीमेंट्री कर रहे हैं, ताकि इतने सारे कैलकुलेशन को जल्दी कर सको, क्योंकि टाइम तो उतना रहेगा नहीं, इसीलिए कंप्लीमेंट्री करेंगे। लेकिन उसी में करेंगे जिसमें नीचे का डेटा मेरा छोटा होगा। अगर नीचे का डेटा बराबर रहता है या ज्यादा हो जाता है तो मत करो। क्या 5C1 को कंप्लीमेंट्री करके फायदा है? बताओ। अगर मेरा बात समझ में आ रहा है, समझा पा रहे हैं, तो तुम लोग बोलो 5C1 को कंप्लीमेंट्री करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। नहीं करना है। नहीं करना है, क्योंकि 1 को 1 ही रखो। अगर कंप्लीमेंट्री करते हो तो वो 4 हो जाएगा। एक चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब 4 को नहीं करना। नीचे 4 लिखोगे तो 4 फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब ये हो गया, देखो 6C3 अभी लिखा था, इसके नीचे नीचे हम लिख रहे हैं। तुम लोग अपना कैलकुलेशन करो और मुझे बताना तुम लोग का आंसर कितना आ रहा है। हम अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ 1 4 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 6 और 6 कैंसिल आउट। 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 20 मेरा तो आ रहा है 400। 400 हाँ 400 सही आया है, 400 ही आएगा। अच्छा, सेम तरीके से नेक्स्ट 6C3 4C1 कंप्लीमेंट्री नहीं करेंगे। 5C3 बोलो कंप्लीमेंट्री करें या ना करें? हाँ करें। करना चाहिए। हाँ 2 हो जाएगा, कम से कम एक तो कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, 6 5 4 3 2 1 4 बाई 1 5 और नीचे 2 इंटू 1 और ऊपर 5 इंटू 4। देखो तुम लोग का कितना है, हम अपना कैलकुलेशन कर। मैम 800। 800। 800। हाँ 800। 5 इंटू 4 20 और ये हो गया 4 दूनी 8 8 और 20। हाँ मेरा तो 800 नहीं। अच्छा, ये वाला नहीं दे रहे हैं। 80 80 और 5 400 इंटू 2 800। हाँ ठीक है, हम ये 5 काउंट नहीं कर रहे थे तो मुझे लगा मेरा गलत आ रहा है, क्योंकि आंसर तो 800 ही आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद 6C4 है, बोलो इसको कंप्लीमेंट्री करें या ना करें? हाँ करना करेंगे। चाहिए। 6C2 हो जाएगा। 4C2 का 4C2 ही रहेगा। कंप्लीमेंट्री करो या ना करो बात एक ही है। 5C1 को कुछ नहीं करेंगे, नीचे जितना शॉर्टेज डेटा, क्योंकि सबसे कम 1 हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ भी कम नहीं। 6 इंटू 5 नीचे 2 इंटू 1। ठीक है, तुम लोग नीचे का लिख के ऊपर का लिखो। मुझे तो आदत है बोल के हम लिख देते, कभी कभी मेरे से भी गलत हो जाता है। बाकी प्रैक्टिस के साथ साथ तुम लोग भी लिख सकते। मैम मैम 450। 450 होगा। 450, हाँ सही बात। 450 2 3 2 2 5 5 25 25 18 और 25 18 इंटू 20। हाँ 450 मेरा भी आया है। 450 इतना ही आना चाहिए। 6C4 इसका कंप्लीमेंट्री 6C2। 4C1 को ऐसे ही रखेंगे। 5C2 को भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 2 है, कम ही है डेटा। 2 इंटू 1 6 इंटू 5 1 4 मैम 600। 600 600। हाँ 600। 2 2 और ये 4 5 5 25 25 इंटू 4 100 100 इंटू 6 600। सही। लास्ट 6C5 इसका मैम 120। कंप्लीमेंट 120। हाँ 6C5 का कंप्लीमेंट्री हो जाएगा 6C1। 4C1 तो अपना 4C1 है। 5C1 5C1।
1 अगर दिखे तो कुछ सोचो मत, डायरेक्टली क्वेश्चन को कर लो, क्योंकि उससे कम तो कुछ भी नहीं हो सकता। और ये हो गया 5 और 120, ठीक है। अब इतने सारे हम लोग के पास ऑप्शन है, ये कॉम्बिनेशन का ही इतना सारा ऑप्शन है, तो टोटल ऑप्शन कैसे निकालोगे? टोटल कितने सारे जो है कमिटी बन सकते हैं इस तरीके के कॉम्बिनेशन का? तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये सारे डेटा को क्या करोगे, ये सब और है ऐड कि करना पड़ेगा। हाँ ये सब और है, या तो ऐसे बना लो या फिर 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 ऐसे बना लो, इसमें भी काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर 5 सीए लेना है, एक इकोनॉमिस्ट लेना है और एक कॉस्ट अकाउंटेंट लेना है, तो उसमें 120 ऑप्शंस हमें मिलेंगे कि कौन से 5 सीए लेंगे, 4 में से कौन इकोनॉमिस्ट को लेंगे, वही बोल रहा है। तो ये सब ऐड करना है क्योंकि ये सब आपस में और है, तो टोटल करके देखो कितना होता है। 2000 और ये हो गया 2000, 3000, 3570 आया, देखो तो 3570, 3470 470 ना 570, 570 आना चाहिए, 570 ही आएगा, चेक करो कुछ अगर 470 आ रहा है। यस मैम 3570 3570। हाँ। तो इतने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं कि हम लोग कमिटी को बना सके, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में है तो इतना टाइम लगा, इतना टाइम लगेगा नहीं, जब तुम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुम लोग भी जल्दी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने तो एग्जाम्पल तुम लोग को 3 और 4 करवाया, आगे का 2 एग्जाम्पल मैंने रख दिया था। अब ये एग्जाम्पल जो 52 प्लेइंग कार्ड्स पे है वो देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स। पोकर हैंड्स पता है तुम लोग को क्या होता है, कभी खेले हो कार्ड नहीं मैम। ताश? नहीं खेलो, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में भी जो है कार्ड प्लेइंग का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, और जब प्रोबेबिलिटी करोगे तब तो काफी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। पोकर हैंड्स का मतलब होता है कि 5 कार्ड होने चाहिए जो कि स्पेशल कुछ सीक्वेंस में होता है, ठीक है। दिखाते हैं, ये देखो इसमें ना स्पेशल कुछ रैंकिंग होता है। जैसे अगर किसी के पास इस तरीके का 5 कार्ड है, देखते हैं कितना दिखा रहे हैं मुझे, हाँ ये देखो, ये तो अमेज़न में ही आ गया कार्ड खरीदने के लिए, जो भी हो। ये देखो 1 2 3 4 5, हर एक कार्ड देख रहे हो 5 5 करके है। ये 5 जो है स्पेशल, जैसे देखो इसको बोलते हैं इक्का ए, ठीक है। अब इसका इंग्लिश नाम अलग होता है, ठीक है। ये सब जो है खेला जाता है, जैसे ये देखो इक्का होता है, के फॉर किंग होता है, राजा बोलते हैं, क्वीन रानी, ठीक है। जे ये गुलाम होता है, ठीक है। और कार्ड में क्या क्या रहता है पता है तुम लोग को? कार्ड में रहता है 10 9, क्या क्या डिजिट रहता है, जैसे 1 कभी नहीं रहता है। 1 जो है वो इक्का होता है, इक्का मतलब जिसमें ए लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो तुम लोग तो बोल रहे हो कभी नहीं खेले हो, थोड़ा बहुत खेले हो तो पता होगा, ठीक है। तो देखो ए होता है इक्का, के होता है, क्यू होता है, जे होता है, के क्यू जे, राजा गुलाम रानी, ठीक है। और ए होता है, और उसके बाद डिजिट्स में क्या क्या लिखा हुआ रहता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अच्छा, कार्ड में कितने तरीके का डिजाइन होता है वो पता है? कार्ड में टोटल 4 तरीके का डिजाइन होता है, देखो हम दिखाते हैं। जैसे ये वाला तो ठीक से दिख नहीं रहा है, प्लेइंग कार्ड में कितने तरीके का डिजाइन होता है वो सबका नाम है, नाम याद रखना पड़ेगा। ऐसे मत सोचो कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, क्या सच में याद रखना है? हाँ याद रखना है, नहीं तो आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। ये देखो ये जो साइन है इसको बोला जाता है यहाँ पर हर्ट साइन, ठीक है। ये भी हर्ट साइन का, ये भी हर्ट, ये भी हर्ट, ये सारे हर्ट साइन के हैं। और ये देखो ये डायमंड साइन बोला जाता है, ठीक है। ये डायमंड साइन, ये देखो के क्यू जे, ये डायमंड साइन है, ठीक है। अच्छा, अब और क्या दिखाए? और एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड। अच्छा, स्पेड कार्ड मुझे ये लो, ये लो, ये देखो ये जो है ये 3 ऐसे दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं क्लब, ठीक है। इसको क्लब साइन बोलते हैं। और स्पेड जो है, स्पेड यहाँ दिखेगा, स्पेड जो है वो ऐसे होता है, ये इस तरीके का पान के ये वाला स्पेड साइन है, ये वाला स्पेड साइन है, ठीक है। इस तरीके का कार्ड अगर घर पे कार्ड है तो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
हम ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ करना क्या जरूरी है? इसीलिए जरूरी है ताकि तुम लोग कर पाओ, ठीक है। क्वेश्चन इसका जैसे हम दिखाते हैं, जैसे ये वाला साइन। अच्छा हाँ, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है वो पता है? कभी नहीं खेले हो? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है? एक ताश के पैकेट में कितने सारे ताश के पत्ते होते हैं? टोटल 52 4। होता है। 52 होता है टोटल, 52 कार्ड्स होता है। कलर क्या क्या होता है बोल सकते हो? अभी दिखाया भी तुम लोग को, क्या कलर था? रेड ब्लैक। हाँ और रेड। black। हाँ रेड और ब्लैक होता है। कभी नहीं खेलो, हम लोग तो थोड़ा बहुत खेले। अरे कार्ड खेलने का मतलब थोड़ी ना कुछ खराब बात है ना, और कभी कभी पेरेंट्स नहीं देते खेलने, वो बात अलग है, वो नशा लगने से। लेकिन ये बहुत दिमाग वाला गेम है, ऐसा नहीं है कि कुछ खराब बात है, ठीक है। इसमें भी काफी दिमाग लगता है। अच्छा रेड और ब्लैक, और दोनों ही 26 होता है, मतलब 26 रेड कलर का ताश होगा, 26 ब्लैक कलर का ताश होगा, ठीक है। और जो 26 रेड कलर का होता है वो क्या क्या होता है? वो डायमंड वाला होता है, डायमंड शेप वाला, हर्ट वाला। और एक हर्ट वाला, हाँ। और बाकी जो 26 है वो होता है पेड का, और एक क्लब का, क्लब साइन वाला, ठीक है। अब हम साइन भी बता देते हैं, जैसे ये वाला जो है ऐसे करके ये ऐसे होता है, ठीक है। और ये जो है ये हम लोग का स्पेड कार्ड, ठीक है, ये ब्लैक होता है, ठीक है। अच्छा, और जो क्लब है, क्लब ऐसे देखने में होता है, ये होता है क्लब साइन, ठीक है। ये क्लब साइन, ये दोनों ही ब्लैक होगा, ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया है। और रेड साइन में हम लोग का डायमंड होता है, डायमंड ऐसे बर्फी जैसे, ये डायमंड होता है। और एक हम लोग का हार्ट होता है, ठीक है, ये डायमंड और ये हर्ट्स, ठीक है। ये दोनों ही रेड कलर का होगा ये। अच्छा, और ये एक एक कार्ड कितने करके होंगे? अगर ये रेड कलर का दो तरीके का 26 है, ये 13 होता है। स्पेड कार्ड 13 होता है, क्लब कार्ड भी 13 होता है। ये 13 कार्ड्स होंगे, ये भी 13 कार्ड्स होंगे, ये भी 13 कार्ड्स होंगे, ये भी 13 कार्ड्स होंगे। तो 13 13 13 13 करके टोटल 4 टाइम्स 13, यानी कि हम लोग का 52 नंबर ऑफ कार्ड्स हो गया। अब इसका सेट कैसे रहता है? सभी का सेट एक ही जैसा रहता है, क्या रहता है? स्पेड वाला इक्का होगा, ठीक है। ये देखो हम दिखा रहे हैं, जैसे ये स्पेड कार्ड, ठीक है, ये स्पेड कार्ड हो गया, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या कार्ड रहेगा, टोटल 13 क्या क्या कार्ड होगा, टोटल जो 13 कार्ड होगा वो क्या क्या होगा? इक्का, के, क्यू, जे, मतलब जो इक्का और के और क्यू और जे होगा वो सभी ऐसे साइन वाले होंगे, ठीक है। के क्यू जे, फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ठीक है। और ये जो हार्ट शेप वाला होगा वो भी 13 कार्ड होगा, ये देखो। उसमें भी इक्का रहेगा, किंग, राजा, रानी, गुलाम, फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ऐसे इसमें भी होगा। और यहाँ पर ए के क्यू जे 10 9 8 7 6 5 4 3 2, और बचा डायमंड। ये भी 13 कार्ड होता है, इसका भी सेम है, डायमंड शेप में, मतलब डायमंड का जो है पिक्चर रहेगा उसमें ये राजा, रानी, गुलाम, 10 9 8 7 6 5 4 3 ऐसे करके रहता है। और टोटल ऐसे करके 52 कार्ड्स होता है। अच्छा, अगर तुम लोग को ये बात समझ में आया तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ, जो कि एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। अच्छा, इसमें बोला है ये जो पोकर हैंड्स है, पोकर हैंड्स का मतलब होता है कि एक पर्सन के हाथ में, जैसे 4 लोग खेल रहे हैं, ठीक है,
तो सबके हाथ में स्पेशल टाइप का 5 कार्ड होना चाहिए, जो मतलब 5 का एक रैंकिंग होता है कि भाई ये कार्ड अगर किसी के पास हुआ तो वो विनर होता है, ठीक है। तो डिफरेंट क्या क्या पोकर हैंड्स हो सकता है, बहुत सारे ऐसे रैंकिंग होते हैं कि ये रैंकिंग मतलब विनर, ये रैंकिंग मतलब विनर, अलग अलग होता है। अभी मैंने तुम लोग को यहाँ दिखाया था, तुम लोग देख सकते हो रैंकिंग अलग अलग नाम लिखा हुआ था, ठीक है। तो वो अलग अलग होता है, मुझे ये पोकर वाला उतना नहीं पता है, जो भी हो तो थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ता है क्योंकि पढ़ाना है तो मुझे। तो ये जो पोकर हैंड्स का है उसमें मैंने सुना है कि 5 कार्ड होगा स्पेशल, 5 रैंकिंग वाला होने पे वो विनर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अगर एक पैकेट में 52 प्लेइंग कार्ड्स है तो कितने पोकर हैंड्स वाले कार्ड बन सकते हैं, बोलो। तो एन क्या है, आर क्या है, पहले ये बताओ। डिफरेंट पोकर हैंड्स मतलब, पोकर हैंड्स मतलब एक हाथ में 5 कार्ड होगा स्पेशल, हम तो बता रहे 5 कार्ड होगा, टोटल कार्ड 52 है। तुम लोग बोलो एन और आर कितना होगा। एन मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, तो टोटल कार्ड कितना है 52। हाँ, टोटल कार्ड तो 52 है, ये तो बता ही सकते हो। और आर का मतलब सिलेक्ट एट ए टाइम, तो मुझे पोकर हैंड्स बनाना है और मैंने रूल्स बता दिया ना, पोकर हैंड्स में मुझे एट ए टाइम कितने कार्ड चाहिए, 5। पोकर हैंड्स का 5। मतलब हाँ 5 होगा, 5 कार्ड साथ में होना चाहिए। जो गेम का रूल्स है उसमें 5 कार्ड्स हाथ में होना चाहिए। तो ये कितना ऐसा हो सकता है, तो इसमें बोलो कॉम्बिनेशन लगेगा कि परमुटेशन लगेगा। कोई भी 5 कार्ड बोला है, ठीक है, हमें यहाँ रैंकिंग कुछ बताया नहीं कि ऐसे 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 ही करना है। कोई भी 5 कार्ड लेके मुझे पोकर हैंड्स बनाना है, तो कितने तरीके से होगा, ये क्या लिखना है 52 सी आर या पी आर, बोलो। CR। मैम 52 CR। क्योंकि उसमें ऑर्डर ऑर्डर से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ 52 C5, बोलो इसका शॉर्टकट करके आंसर क्या लगाओगे, शॉर्टकट मेथड से नीचे कितना बार लिखोगे, 5 4 3 2 1 और ऊपर 52, फिर क्या लिखेंगे, फिर कितना लिखना है 1 2 3 4 5, 5 जो है फैक्टर्स लिखना है। तो 52 51 50, उसके बाद क्या होगा 49 और 48, 5 हो गया। अब आंसर निकालना है, तो देखो कितना होगा, कितना होगा देखो 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48, हम तो कैलकुलेटर पे ही कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, 25 98 960, ये आंसर आ, ठीक है। इतने सारे पोकर हैंड्स बन सकते हैं, ठीक है, इतने सारे पोकर हैंड्स बन सकते हैं। ये देखो 2,59,889,000 सॉरी 2,59,000 नहीं 2 करोड़ है, 59,08,960, हाँ जो भी आंसर तो मेरा मैच हो रहा है, 2 करोड़ है, देखना पड़ता है। हाँ 25 लाख है, 25,98,960, यहाँ पर कॉमा ऐसे दिया हुआ है तो मुझे लगा 25,98,960 ये आंसर होगा। यहाँ तो कार्ड का तुम लोग को क्वेश्चन इतना नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो मैंने अभी आज बताया ना, ये सेम चीज तुम लोग को प्रोबेबिलिटी में काफी सारे कार्ड्स वाले क्वेश्चन होंगे, भरे हुए होंगे कार्ड्स वाले क्वेश्चन, तो ये पूरा याद रखना है तुम लोग को, वहां पर भी सेम चीज ही होने वाला है। एग्जाम्पल 2, इसके बाद एग्जाम्पल 2 में बोला है कि let S be the collection of 8 points in a plane with no 3 points on the straight line। बोल रहा है कि S जो है collection of 8 points है, कोई भी 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है। तो हम पॉइंट्स अपने मन से कुछ बना रहे हैं, देखो 8 पॉइंट्स जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो एक भी पॉइंट मैंने स्ट्रेट लाइन में नहीं रखा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा, ऐसे ही, ठीक है, मतलब जोड़ने से पूरा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, मैंने एक भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं रखा है। मान लो
ये पॉइंट का नाम दे देते, चलो पॉइंट का नाम दे दिया मैंने, ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ जी और एच, ठीक है, ये सभी पॉइंट का मैंने नाम दे दिया। अब हमें बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट हैव बीन पॉइंट ऑफ एस एज वर्टिसेस, ठीक है, हमें बताना है कि ये सारे पॉइंट्स को यूज करके हम लोग कितने सारे ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है, कितने सारे ट्रायंगल बना सकते हैं ये बताना। तो बोलो 8 पॉइंट है, मुझे ट्रायंगल बनाना है, तो पहले बोलो ट्रायंगल जब बनाते हो ऐसे तो हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन एक्चुअल तरीका क्या है, पहले 3 पॉइंट लो, फिर स्केल लगा के उसको ऐड ऑन करो। तो अगर हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, क्या चाहिए हमें? 3 मैम पॉइंट्स 3 चाहिए। पॉइंट चाहिए। 3 पॉइंट चाहिए, तो इसमें एन और आर फिर कितना कितना होगा? मैम R3 एन হবে। 8 और आर 3 होगा। और इसमें क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन की परमुटेशन, क्या ऑर्डर मैटर करेगा कि नहीं करेगा? मैम कॉम्बिनेशन लेना है। कॉम्बिनेशन लगेगा, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। जैसे अगर तुम लोग ए बी ई पॉइंट लेते हो या ए ई बी पॉइंट लेते हो, एक ही बात है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 1 और 8 7 6, तो ये और ये कैंसिल आउट, ये हो गया 56, टोटल 56 ट्रायंगल्स हम लोग बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल 5 क्यों करें, क्योंकि इसके पहले हम लोग एग्जाम्पल 4 कर चुके हैं, जो अभी बड़ा वाला क्वेश्चन किया, एग्जाम्पल 3 भी कर चुके हैं, कमिटीज टू बी फाउंड ये एकदम स्टार्टिंग में किया, एग्जाम्पल 4 भी कर लिया। अब हम लोग एग्जाम्पल 5 करते, ठीक है। यहाँ पर बोला है देखो, ए पर्सन हैज 12 फ्रेंड्स of whom 8 are relatives, in how many ways can he invite 7 guests such that 5 of them are relatives, ठीक है। एक पर्सन के 12 दोस्त हैं, ठीक है, टोटल इनके 12 फ्रेंड्स हैं। अब इन फ्रेंड में से कुछ रिलेटिव्स भी तो फ्रेंड जैसे होते हैं ना, तो फ्रेंड भी है, कुछ रिलेटिव्स भी है। 8 आर रिलेटिव्स, आउट ऑफ whom 8 आर रिलेटिव्स, ठीक है, तो 8 रिलेटिव्स है। तो रिलेटिव्स कितने लोग नहीं है बताओ? 4। 5। 4 4 होगा, 4 नॉन रिलेटिव्स है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है, इनको किसी ओकेशन में टोटल 7 गेस्ट को इनवाइट करना है, और इस तरीके से करना है। अब इनके 12 दोस्त हैं, 12 दोस्त में से ये 7 लोगों को बुलाना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने कंडीशन रखा है कि 5 ऑफ देम आर रिलेटिव्स, ठीक है, 5 उनमें से रिलेटिव्स होने चाहिए। मतलब अब इनको इन 12 दोस्त में से 7 को एज ए गेस्ट अपने घर बुलाना है, जिसमें से कंडीशन रखा है कि 5 रिलेटिव्स होने चाहिए। तो बाकी कितने नॉन रिलेटिव्स को बुला सकते हैं? 2 तो 2। नॉन रिलेटिव्स, ठीक है। अब ये चीज कितने तरीके से हो सकता है वो बताना है, क्योंकि 5 रिलेटिव्स में से देखो 8 में से 5 लोगों को बुलाना है, तो फिर कौन से 5 लोग होंगे, तो कोई भी 5 हो सकता है, ये 5 या फिर ये 5 या फिर ये 5। तो इसका हम लोग सिलेक्शन, पहले रिलेटिव का सिलेक्शन कैसे करोगे, यहाँ तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अगर मैंने रिलेटिव ए बी सी डी ई को बुला लिया है, तो ए बी सी डी ई का मतलब ए बी सी डी ई को जैसे भी लिखो, अपने कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो कि भाई मुझे इन इन लोगों को बुलाना है, ठीक है। तो अब ए बी सी डी ई लिखो या ए सी डी बी ई लिखो, बात तो एक ही है, तो कॉम्बिनेशन लगेगा। तो ये 5 रिलेटिव्स का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, मतलब इसमें क्या लिखोगे और इसको कैसे रिप्रेजेंट? 8C5 सही है, और ये वाला 4C2। 4C2। अच्छा, अब ये दोनों चीज हमें कंबाइन भी ম্যাম करना है, 7 জনের মধ্যে থেকে তো 5 জনকে ডাকা হচ্ছে। तो फिर 7 জনের মধ্যে 5 জনকে ম্যাম ডাকা মানে হচ্ছে। এই যে 7 গেস্ট ওখান থেকে 5 রিলেটিভ আর 2 নন রিলেটিভ, তাহলে 7C5 কি করে হবে, 8টা রিলেটিভের মধ্যে 5 জনকে ডাকতে পারবে না, টোটাল 7 কি ইন্ডিভিজুয়ালি 7 থোড়ি না হচ্ছে, আমার তো কন্ডিশন লাগিয়ে দিয়েছে কি 5টা কি আমি যে কোনো গেস্টকে ডাকতে পারবো,
আমি যে কোনো বন্ধুকে তো ডাকতে পারবো না, 8টা রিলেটিভের মধ্যে 5টা রিলেটিভ ডাকতে পারবো, তাহলে এখানে তো আমাকে কম্বিনেশন 7-এর মধ্যে 5 কি করে ডাকবে তুমি? আচ্ছা ম্যাম, 7-এর মধ্যে মানে 5 ডাকতে 7, পারবে না, কারণ 7 গেস্টের মধ্যে রিলেটিভ আছে, নন রিলেটিভ আছে, তাহলে 5 হ্যাঁ। 7-এর মধ্যে 5 বললে তো তুমি শুধু রিলেটিভকেই ডেকে নিচ্ছ। আচ্ছা ম্যাম, টোটাল 7 গেস্ট আছে। যেরকম এইটা হলো কমিটিভ কোয়েশ্চেনটা, এখানে টোটাল 7 হচ্ছে, তাহলে 7-এর মধ্যে এখানে আমরা এখানে 6 4 10 5 15 ছিল, তাহলে আমি 15-এর মধ্যে থেকে তো 7 করতেই পারতাম, তাহলে এতগুলো করার দরকারই ছিল। এটা তো তার থেকে ছোট কোয়েশ্চেনটা, সেম টাইপ, শুধু ওখানে सीए कॉस्ट अकाउंटेंट इकोनॉमिस्ट ছিল, এখানে रिलेटिव नॉन रिलेटिव। अच्छा बोलो, ये दोनों चीज एक साथ होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए? एक साथ मल्टीप्लाई होगा इसलिए 8C5 हाँ इंटू 4C2। अब इसका देख लो कितना होगा, 8C5 का कंप्लीमेंट्री कर लो, जल्दी होगा। then 336 होगा क्या आंसर? हाँ 336 होगा। अच्छा 8C3 और 4C2, 8C3 2 into 1 4 into 3, 6 और 6 cancel out, 2 और 4, 6 into 7 into 8, 336, टोटल 336 वैसे लोगों को इनवाइट करने। 12 लोग में ये बाइफर्केशन क्वेश्चन ही हमें दिया है कि 12 में से 8 रिलेटिव है, 4 नॉन रिलेटिव है, ये हम लोगों ने खुद निकाला 4 वाला, 8 बता दिया था, तो 8 में से 12 में से 8 अगर फ्रेंड रिलेटिव्स है तो बाकी रिलेटिव्स नहीं है बट फ्रेंड है, 4 लोग हैं, ठीक है। हमें टोटल 7 लोगों को बुलाना है, हमारे पास 2 कैटेगरी अवेलेबल है, जैसे वो वाला क्वेश्चन था 7 मेंबर्स, लेकिन हमारे पास 3 कैटेगरी अवेलेबल था, तो हमें ये 8 रिलेटिव में से 5 लोगों को ही बुला सकते हैं, और यहाँ से हम लोग फिर कितने लोगों को बुलाएंगे, टोटल 7 लोगों को, तो यहाँ से ज्यादा 2, यहाँ पर तो मुझे 5 फिक्स्ड कर ही दिया है कि रिलेटिव 5 बुलाना ही है, तो 8 में से 5 और यहाँ पर हो जाएगा 4 में से 2 लोगों को बुलाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, a company wishes to simultaneously promote 2 of its department, ठीक है, कंपनी जो है अपने 2 of its 6 डिपार्टमेंट हेड्स टू असिस्टेंट मैनेजर, अच्छा ठीक है, तो इनके 6 डिपार्टमेंट है, एक कंपनी के अंदर 6 डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो हम 6 डिपार्टमेंट बनाते हैं, 6 डिपार्टमेंट में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 डिपार्टमेंट है, 6 डिपार्टमेंट में 6 क्या है, मैनेजर है, अच्छा जो भी है उनका प्रमोशन होके वो असिस्टेंट मैनेजर बनने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 6 लोग हैं, हर एक डिपार्टमेंट में 6 लोग हैं, 6 हेड होता है ना, वैसे इनका कोई एक पोस्ट होगा, अभी इनको क्या पोस्ट दिया जाएगा, इनको पोस्ट दिया जाएगा असिस्टेंट मैनेजर का, लेकिन कितने लोगों को दिया जाएगा, बोल रहा है कंपनी विशेस टू साइमल्टेनियसली प्रोमोट 2 ऑफ इट्स 6 डिपार्टमेंट हेड्स, तो ये लोग कौन है, डिपार्टमेंट हेड है, ये सभी अपने अपने डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट हेड, ये है डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, डिपार्टमेंट 5, डिपार्टमेंट 6। कंपनी ये 6 डिपार्टमेंट हेड में से कोई भी 2 डिपार्टमेंट हेड को बनाना चाहती है असिस्टेंट मैनेजर, प्रमोशन होगा, कितने तरीके से ये पॉसिबल है, कोई भी 2 लोगों को बनाना चाहती, कितने तरीके से ये पॉसिबल है, बोलो क्या करूं? 6C2 हाँ 6C2 होगा, एन यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 लोग हैं, ठीक है, आर यहाँ पर 2 हो जाएगा, कि इनमें से 6 में से कोई भी 2 लोग जो है असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, तो यहाँ पर 2 into 1 6 into 5 15, हाँ ये हम तुम लोग को लिख के भी दिखा सकते हैं, जैसे हम इनका ना नाम दे देते हैं, इसका नाम P है, इसका नाम Q R S T
यू, इन सब का नाम दे दिया। या तो कंपनी पी क्यू को असिस्टेंट मैनेजर बना सकती है, या फिर पी आर को, या फिर पी एस को, या फिर पी टी को, या फिर पी यू को। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा, या फिर कंपनी क्यू आर को बना सकती है, क्यू एस को बना सकती है, क्यू टी को बना सकती है, या फिर क्यू आर क्यू एस क्यू टी क्यू यू को बना सकती है। ठीक है, अच्छा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, 9 हुआ है। और क्या हो सकता है? मैंने लिखा है पी क्यू पी आर पी एस पी टी पी यू, फिर लिखा है क्यू आर क्यू एस क्यू टी क्यू यू, आर एस। अब लिखते हैं, चलो, आर एस हो जाएगा, आर टी हो जाएगा, आर यू हो जाएगा, आर एस आर टी आर यू, और हो जाएगा एस टी एस यू, और लास्ट में टी यू। देखो मैंने कैसे लिखा, पी को कांस्टेंट रखा, पी क्यू पी आर पी एस पी टी पी यू। ठीक है, क्यू को कांस्टेंट रखो, क्यू आर क्यू एस क्यू टी क्यू यू। ठीक है, आर को कांस्टेंट रखो, आर एस आर टी आर यू, एस को कांस्टेंट रखो, एस टी एस यू, टी को कांस्टेंट रखो, टी यू। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया ऐसे। अब पी क्यू लिखो या क्यू पी लिखो, बात तो बराबर है, क्योंकि पी क्यू दोनों का पोस्ट तो सेम है, पी भी असिस्टेंट मैनेजर क्यू भी असिस्टेंट मैनेजर, तो पी क्यू या क्यू पी ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, इस वजह से कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये लिख के दिखा सकते थे, तो मैंने लिख के दिखा दिया। अच्छा, एग्जाम्पल 7। A building contractor needs 3 helper and 10 men apply। ठीक है, तो एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को 3 हेल्पर चाहिए, तो जैसे ही उन्होंने ये बात बोला तो 10 लोगों ने अप्लाई कर दिया कि भाई मुझे ले लो काम पे, मुझे ले लो। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस सिलेक्शन टेक प्लेस? अब तो क्वेश्चन तो क्लियरली बोल रहा है सिलेक्शन। ठीक है, और वैसे भी ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। 10 लोगों में मान लो 2 लोग का नाम है ए बी को लिया या बी ए को लिया, बात तो एक ही है, क्योंकि मुझे तो 10 जो है 3 हेल्पर चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 3 हेल्पर ए बी सी लेते हैं या बी ए सी लेते हैं, बात तो बराबर है, मतलब मुझे कॉम्बिनेशन लगाना है, ये बात तो पक्का है। लेकिन मुझे बताओ कि इस केस में एन और मेरा आर कितना हो? 3 हेल्पर 10 चाहिए, और एन 3। 10 8 3। हाँ, 3 हेल्पर चाहिए और 10 लोगों ने अप्लाई किया, तो 10 में से कोई भी 3 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। तो 3 2 1, 10 9 और 8। अच्छा, 120 120 बेस हो जाए इसका आंसर। एग्जाम्पल। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन है, एक हमें बोला है 4 इंटू एन सी टू इक्वल एन। पहला क्वेश्चन है 4 इंटू एन सी टू इक्वल एन प्लस टू सी थ्री। ठीक है, हम लोग का आंसर फाइंड आउट करना है। अब सॉल्व करना हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि देखो सॉल्व तो आएगा नहीं तुम लोग का, तो हम यहाँ ना अपने मन से ऑप्शन देते हैं, तुम लोग मुझे बता दो कि कौन सा आंसर होगा। एन का वैल्यू 8 होगा, सर मुझे एन और एन ही तो निकालना होगा। एन का वैल्यू 8 होगा, या फिर एन का वैल्यू 7 होगा, या फिर एन का वैल्यू, अब क्या लिखें, 5 लिख देते हैं, और नन ऑफ दिस। तुम लोग बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? चेक करके देखना पड़ेगा, पहले ऑप्शन ए से ट्राई करते हैं। 4 इंटू 8 7 और 2 इंटू 1 16 इंटू 7 112। और ये इधर का ट्राई करते हैं, n प्लस 2 मतलब 10 C3 3 2 1 10 9 और 8। मैम मैम ऑप्शन ये बी नहीं हो होगा रहा है। 7। ऑप्शन कौन सा होगा कुछ?
बी होगा 7। बी होगा, अच्छा ठीक है, तो बी पे मैच हो जाएगा 15 into 120, ठीक है। तो फिर बी से हो जाएगा, तो बी से देख लो 4 7 C2, तो 4 into 2 into 1 और 7 into 6, क्या मैम बी? 84 और 9 C3, 3 to 1 9 8 और 7 84, तो 7 से हम लोग का आंसर मैच हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं रहेगा, देख लेते हैं इनका आंसर कितना है। इनका आंसर है 7 और 2 दोनों दिया हुआ है। एक्चुअली ये सॉल्व करने से ना दो आंसर आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो दो आंसर आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तुम लोग को जब ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ना, तो तुम लोग का ऐसे दिया हुआ रहेगा, ऐसे मान लो दिया हुआ रहेगा 8 कॉमा मान लो 2 दिया हुआ है, 7 कॉमा 2 दिया हुआ है, 5 कॉमा 2 दिया हुआ है सपोज, ठीक है, क्योंकि 2 भी है तो मैंने वो कर दिया, तो ये 2 से भी मैच होना चाहिए, ठीक है। तो 2 से भी हो जाएगा, देखो यहाँ पर 4 है, 2C2 आज ही सीखा था, 2C2 कितना होता है, मतलब NCN कितना होता है। देखो आज मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला ना, NCN कितना होता है, 1 होता है। देख लो इस पे 2 से भी आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में चिंता मत करो, 2 भी दिया हुआ रहेगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 4 into 1 4, और इधर का ऑप्शन बी यहाँ पर 2 2 + 2 4C3, तो 4C3 कितना होगा, 4C3 का कंप्लीमेंट्री कर लो, 4C1 तो 1 और नीचे ऊपर 4 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से भी होगा, तो 2 भी लिख लो वहां ऑप्शन में, क्योंकि इनका दो आंसर आ रहा है, सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो दो आंसर आ रहा है, तो तुम लोग को ऑप्शन में दो आंसर के साथ क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसका सेकेंड वाला पार्ट पॉइंट बी, पॉइंट बी में हमें बोला है n+2 CN 45 और इसमें हम ऑप्शन लगा देते हैं 8 7 6 none of this। इस पे चेक करके देखो कौन सा आंसर से मैच हो रहा है। पहले वाले से चेक कर 10C8, इसका कंप्लीमेंट्री कर लो 10C2, पहले वाले से ही तो मैच होगा, ऑप्शन ए 8 होगा, पहले वाले से ही तो मैच हो रहा है, देख लेते हैं। इसमें भी 8, ठीक है। और अगर ऑप्शन में मान लो -11 दिया हुआ भी है, जैसे इनका सॉल्व करके -11 आया था, तो क्या ये ऑप्शन तुम लोग चेक करोगे, करोगे भी नहीं, क्योंकि n का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि n टोटल नंबर ऑफ थिंग्स है, तो कोई भी चीज नेगेटिव में कैसे हो सकता है, ठीक है। तो n का आंसर नेगेटिव तो होगा नहीं, वैसे ऑप्शन जो दिया हुआ रहेगा उसके हिसाब से मैंने स्टार्टिंग वाला ही लिख दिया था, तो हम लोग का 8 से आंसर आ गया। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 9, ठीक है। इसमें बोला है ए बॉक्स कंटेन 7 रेड 6 व्हाइट 4 ब्लू बॉल्स, हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 3 balls कैन बी मेड सो दैट ऑल 3 आर रेड, नन इज रेड, वन ऑफ इज ईच कलर। बताते हैं, देखो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। बॉक्स में हम लोग का क्या क्या कलर है, रेड व्हाइट और ब्लू, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया एक बॉक्स, इसमें रेड व्हाइट और ब्लू कलर का बॉल है, रेड बॉल है शायद 7, ठीक है, 7 रेड बॉल है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, ये 7 रेड बॉल है। अच्छा उसके बाद ब्लू बॉल है शायद 4, देखा मैंने, ब्लू बॉल है 4 और व्हाइट है 6, अच्छा व्हाइट 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 व्हाइट बॉल है और 4 ब्लू बॉल है, 4 ब्लू बॉल है, ठीक है। अच्छा अब इस पे हमें क्वेश्चन क्या क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 3 balls कैन बी मेड। हम लोग
3 बॉल का सिलेक्शन करना चाह रहे हैं और कितने बार सिलेक्शन कर सकते हैं ताकि ऑल 3 आर रेड, तीनों रेड बॉल आए। पहला क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है कि तीनों रेड बॉल आए, इसका हम लोग का कितना सारा ऐसा हो सकता है। ऑल 3 बॉल्स आर रेड, ठीक है। रेड बॉल आना चाहिए, मतलब ये तीनों ही मेरे पास ऐसे बॉल आने चाहिए। तो बोलो हम कैसे सिलेक्शन करें कि मेरा तीनों का तीनों बॉल रेड निकल के आए। तो एन क्या होगा और आर क्या होगा, क्योंकि इसमें तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अगर ये 3 बॉल लेते हो तो भी रेड है, ये 3 लेते हो तो भी रेड है, ठीक है। इसमें ऑर्डर मैटर तो करेगा नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर ये 3 बॉल ले लिया, अब इसको जैसे भी क्यों ना लिखो, ये तो हमारा एक ही मैटर होगा ना, इसका ऑर्डर थोड़ी ना मैटर करेगा, तो कॉम्बिनेशन होगा। एन क्या है इसमें और आर क्या होगा, अगर तीनों मुझे लाल बॉल चाहिए। N7 होगा और R3 होगा। हाँ, N7 R3, N7 R3 साथ में, ये इसी में से सिर्फ निकालो, ये सारे बॉल में हाथ मत लगाओ, ठीक है। इसमें लगाओगे तो फिर व्हाइट या ब्लू निकल के आ सकता है। अब इसका आंसर देखते हैं, 3 2 1 30, ठीक है। ओ सॉरी 35, मैंने 30 लिख दिया। अच्छा, फिर सेकेंड वाला पूछा है, नन इज रेड, कोई भी रेड बॉल ना आए। नन इज रेड, हमारा कोई भी रेड बॉल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्या बॉल आना चाहिए, क्या क्या बॉल आना चाहिए हमारे पास। व्हाइट और ब्लू आना चाहिए, 2 व्हाइट 1 ब्लू, या 3 ब्लू आ गया 3 व्हाइट आ गया, या 2 व्हाइट आया 1 ब्लू आया, 2 ब्लू आया 1 व्हाइट आया, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एन कितना होगा और आर कितना होगा। N10 होगा और R3 होगा। हाँ, आर तो मेरा 3 होगा क्योंकि मुझे 3 बॉल ही लेना है, लेकिन किस में से लेना है, 6 + 4 में से, ठीक है। क्योंकि मुझे रेड नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 3 व्हाइट बॉल निकल के आए चलेगा, ठीक है, 3 व्हाइट बॉल निकल के आए चलेगा। अगर मेरा, ये देखो, तीनों व्हाइट आ गया तो भी चलेगा। अगर मेरा 2 व्हाइट आया 1 ब्लू आया तो भी चलेगा, ठीक है। या फिर 3 ब्लू आ गया तो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी आए तो मतलब इसको हम कंबाइन ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा 10C3, 3 2 1 10 9 और 8। तो ये कितना होगा, 3 5 40 और 3 120। हाँ, अच्छा, अब नेक्स्ट बोला है 1 इज ऑफ ईच कलर, ठीक है। 1 इज ऑफ ईच कलर, मतलब मेरा ड्रॉ मुझे कैसे चाहिए, मुझे एक व्हाइट चाहिए, ठीक है, एक रेड चाहिए और एक ब्लू चाहिए। लेकिन मैंने जिस ऑर्डर में लिखा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे लिखो या कैसे भी लिखो, मुझे ये 3 कलर का बॉल चाहिए। अब आगे व्हाइट निकले, बाद में रेड निकले, बाद में ब्लू निकले, या आगे रेड निकले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे 3 कलर का बॉल चाहिए। मुझे इसमें कोई ऑर्डर का कोई भी मैटर नहीं करेगा। तो इस केस में बताओ एन कितना होगा और आर कितना होगा। 17 और 3। ऐसे कर सकते हैं, कितना बोले बोलो और एक बार, 17, मतलब ऐसे ऐड कर रहे हो 7 + 6 + 3, ठीक है। 7 + 6 + 4 और यहाँ पर कर रहे हो 3, ठीक है। तो ये देखो हम बताते हैं ये सही है कि गलत। जैसे ही हम लोग 17 कर दे रहे हैं और ये 3 रखा, तो इसका मतलब 17 में से 3 निकालने का मतलब है 17 में से कोई भी 3, तो ये पूरे में से कोई भी 3, तो इसका मतलब फिर मेरा 3 व्हाइट भी तो निकल के आ सकता है या 3 रेड भी निकल के आ सकता है। मेरा बात समझ में आया कि नहीं। मुझे अगर 7C3 into 6C3 into 4C3। थोड़ा सा गलत हुआ है, 7C3 अगर करोगे तो 7 में से 3 लाल बॉल निकल के आएगा और 6C3 मैम करोगे तो 7C1 यस 7C1 into 6C1 6C1 into 4C1।
हाँ ये होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग 17 करते हैं तो गलत क्या है कि 17 में से कोई भी 3 बॉल, अब 17 में से हो सकता है तीनों रेड निकल के आ गया, तीनों व्हाइट या तीनों ब्लू या फिर 2 ब्लू 1 व्हाइट, कुछ भी हो सकता है। मुझे अगर पर्टिकुलरली एक रेड एक व्हाइट और एक ब्लू चाहिए तो यहाँ पर पहले, यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा, लाल बॉल में हाथ डाल के पहले मुझे यहाँ से एक लाल, ठीक है, जो भी पहले आइटम ले रहे हैं, इसमें से एक व्हाइट, इसमें से एक ब्लू, तो मुझे पहले 4 में से और यहाँ पर 6 में से एक और यहाँ पर मुझे 7 में से एक ऐसे लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 7C1, ठीक है। रेड वाला जब चूज कर रहे हैं तो उसमें हम लोग का ये फिर नहीं होगा, ठीक है, ये गलत होता है फर्स्ट टाइम, तो ये मैंने लिख के काट दिया। तो तुम लोग का यहाँ पर जब सिलेक्शन करोगे व्हाइट के केस में, देखो हम अलग अलग लिख दे रहे, व्हाइट के केस में N मेरा हो जाएगा 6, R मेरा हो जाएगा 1, ठीक है। और ब्लू वाले केस में N हो जाएगा 4, R हो जाएगा 1, और रेड वाले केस में N हो जाएगा 7 और R हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखो, ये हो गया 6C1, ये हो जाएगा 4C1 और ये हो जाएगा 7C1, और ये तीनों चीज हमें एक साथ चाहिए, तो ये इंटू 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 फॉर्म में मुझे 168, 6/1, 4/1, 7/1, तो 7 इंटू 6 इंटू 4, 168 वेज हो जाए, ठीक है। इतने तरीके से हम लोग जो है बॉल अलग अलग जो भी हमें बताए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे काफी अच्छा कंसेप्ट बिल्डअप होता है कि कब हम लोग कितना इन ले रहे हैं, कितना आर ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें कैसे पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। और एक कर लेते, 10 कंप्लीट हो जाएगा, बस वही लास्ट करेंगे 10th नंबर वाला। ये आसान है, यहाँ पर हमें दिया है 10PR और 10CR का वैल्यू दिया है, आर निकालने बोला है, हम ऑप्शन दे देते हैं, तुम लोग ऑप्शन से मुझे चेक करके बस बता दो कि कौन सा आंसर होगा। तो 10PR ये दिया हुआ है 6,04,800, और एक दिया हुआ है, और एक क्या दिया हुआ है, 10CR 120, 10CR ये दिया हुआ है 120, ठीक है। तो इसको तुम लोग एक फॉर्मूले से काफी आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आज स्टार्टिंग में ही मैंने तुम लोग को एनसीआर का एक फॉर्मूला बताया, ठीक है, जो मेन फॉर्मूला है एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, ठीक है। इसको यूज करके तुम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मुझे बोलो 10CR को तुम लोग क्या लिख सकते हो, इस फॉर्मूले में लिखो, बोलो क्या लिखोगे। 10PR divided by R. हाँ 10PR डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। अब 10PR का वैल्यू पता है, वो पुट करो, कितना होगा। नेक्स्ट वाले लाइन में लिखते हैं 604,800 डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, और 10CR को क्या लिख सकते हो 120 120। अब इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आर फैक्टोरियल हो जाएगा 604800 डिवाइडेड बाय 120। अब ये कैलकुलेटर पे करके देखो कितना आता है। 5040. अच्छा 5040। अच्छा तो ये मेरा आया है आर फैक्टोरियल, लेकिन मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है पता है, आर कितना है ये पूछा है, ठीक है। देख लेते हैं, हाँ आर कितना है ये पूछा है, तो बोलो आर कितना होगा। 7. 7 होगा, क्योंकि ये आर काफी लोग क्या करते हैं आर 5040 बोल देते हैं, गलत है, क्योंकि ये आर फैक्टोरियल का वैल्यू है। तो इसका मतलब अगर मुझे दोनों साइड कंपेयर करना है तो यहाँ पर मुझे कितना लिखना पड़ेगा 7 फैक्टोरियल, जो कि 5040 होता है। तो इसका मतलब r इक्वल 7, दोनों साइड से फैक्टोरियल फैक्टोरियल एलिमिनेट, r इक्वल 7 हो जाएगा, तो आंसर मेरा 7 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन रहा तो तुम लोग ऑप्शन पुट करोगे तो मुझे लगता है ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू दिस कैलकुलेशन, ठीक है। ये कैलकुलेशन में हम लोग बिना मैम 7 ऑप्शंस कैसे के आएगा? क्योंकि 7 फैक्टोरियल 5040 होता है, 7 फैक्टोरियल नहीं, वो पता कैलकुलेट कैसे चलेगा? वो तो हम समझ लिए 7 फैक्टोरियल होता है 504। इतना परमुटेशन किए उससे याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऑप्शन से करना पड़ेगा।
अगर याद नहीं रख पाते हो 50407 फैक्टोरियल होता है तो फिर ऑप्शन से पता चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में रहेगा ना आर का वैल्यू, उसमें 7 भी रहेगा। अच्छा तो उसके जगह ये पुट करके देखोगे, अगर खुद से याद रहता है तो तुरंत 7 लिख के आंसर देख सकते हो कि 7 आंसर है, और नहीं तो ऑप्शन से मिल जाएगा। ये 5040 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता था। अगर बहुत ज्यादा डेटा है तो याद नहीं रह सकता है, तो उस केस में ऑप्शन हमें हेल्प करेगा, ऑप्शन से कर पाएंगे। ठीक है, चलो हम लोगों का कॉम्बिनेशन का एक बेस तो बना। चलो ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय मैम।